गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आरसीसी ही करवाऊंगा, कल से आपका आरसीसी ही चलेगा, ठीक है। अभी आज बिल्डिंग मटेरियल को हम कंप्लीट कर देंगे और मैं बेसिकली आज आपको जो कराऊंगा वो स्टोन कराऊंगा, मोर्टार कराऊंगा और पेंट कराऊंगा, ठीक है, और लाइम कराऊंगा। लाइम, मोर्टार, सीमेंट, वार्निश और पेंट, ठीक है। सीमेंट तो मैं करा चुका हूँ, स्टोन कराएंगे, बेसिकली स्टोन, उन पे हम काम करेंगे। कैसे हैं आप सभी को बताइए। पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है आपकी? मेरी आवाज, ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है? जल्दी बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आरसीसी करेंगे तो क्या है, सिंपल बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं बस ये चाह रहा हूं कि आरसीसी का ना, आरसीसी में क्या होता है कि कोडल प्रोविजंस एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं और आरसीसी से ना जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, वो सब आप बना जाओगे क्योंकि उसमें फॉर्मूला बेस्ड है। लेकिन यदि कोडल प्रोविजन आएंगे तो दिक्कत होगी, आपको हमेशा दिक्कत होने वाली है उनमें, ओके। क्योंकि आपने कल क्वेश्चन भी देखे होंगे जब मैंने आपको आरसीसी करवाए थे, उनमें भी कोडल प्रोविजन काफी पूछे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे ना, अभी जो मैं कल से आपकी आरसीसी क्लास स्टार्ट करूंगा उसमें मैक्सिमम मैं कोडल प्रोविजन पे ही काम करूंगा क्योंकि टाइम कम है और हमें अपने प्रीलिम्स एग्जाम पे ज्यादा फोकस करना है। मेंस में यदि आपके प्रीलिम्स में सारे डाटा आपके याद हो गया तो मेंस में तो सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है, वो हम अच्छे से कर ही लेंगे टाइम निकाल के, ठीक है। तो मैं ज्यादा आपके न्यूमेरिकल पोर्शंस पे ध्यान नहीं दूंगा यहाँ पे कि पूरा पूरा मैं डायरेक्शन करवा रहा हूँ आपको, वो सब नहीं करवाऊंगा। मैं सिर्फ सीधा जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं उन पे काम करेंगे, आरसीसी में, हाईवे में और आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। इन तीनों पे हम काम करेंगे, तभी आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो पाएगा और आपको 1 महीना मिल जाएगा अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। आप पीडीएफ दे दीजिएगा, हाँ मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा साथ में, ठीक है। बात समझ सभी को, मैं क्लियर है ना बात। और एग्री एग्री तो होना पड़ेगा यार आपको इसके लिए, क्योंकि आरसीसी डला हुआ था पहले ही, आप लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे जल्दी इसकी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी आपको, जो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। कोडल प्रोविजन है, हाँ ओके, ठीक है। जवाब नहीं देते आप अच्छे से कोई भी, नो हाँ सर सही चीज है, आप जो करवा दो, ऐसे नहीं बोलते। चलिए, बिल्डिंग मटेरियल में हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, उसमें हम मोर्टार और लाइम के बारे में बात करेंगे कि जो मोर्टार और लाइम है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उस पर हम कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइम। सबसे जो ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल में आता है वो आपका लाइम आता है। लाइम सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल है, ये आपको पता होना चाहिए। बनता कैसे है? लाइम स्टोन से बनेगा। लाइम स्टोन को आप कैल्सिनेशन करेंगे तो ये आपके क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। क्विक लाइम पे आप पानी डालेंगे, क्विक लाइम की रिएक्शन आप पानी से कराएंगे तो वो आपके स्लैक लाइम और जिसको हम हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। यदि आप इस हार्ड लाइम पे CO2 को ऐड कराएंगे तो ये CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब देखो मेरे पास दो रास्ते हैं, मैं तो आपके साथ बड़ा फ्रैंक हूं और जो चीज सच है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप मुझे बुरा बोले, भला बोले कि यार कोर्स कंप्लीट नहीं कराया, बट मेन चीज ये है, ठीक है। मेन चीज मैं आपको बता रहा हूं, मेन चीज मेरे पास क्या है वो ये है कि मैं ये चाहता हूं कि आपको 1 महीना मिले क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करने का, अपने आप पढ़ने का। वरना ऐसा भी है कि मैं आरसीसी करा दूं, चल रहा है 1 महीना, सितंबर में पूरा ये आरसीसी चल रहा है, फिर मैं आपको फ्लूइड करा दूं पूरे नवंबर में, अक्टूबर में पूरा फ्लूइड चल रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे रोजाना क्लास में आपको आना पड़ेगा और 2-3 घंटे की जगह 4 घंटे खराब होंगे। 2 घंटे आप पढ़ोगे, 1 घंटा आप थोड़ा सस्ताओगे, फिर तो चलो सो जाओ, फिर देखो कि क्या कराया सर ने, तो 4 घंटे इसमें जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि सारा एक बार निपटा लो सितंबर में और अक्टूबर पूरा मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, बार रिवीजन करने के लिए। तो आपके लिए बेटर है क्योंकि रिवीजन जितना होगा उतनी अच्छी क्लैरिटी आएगी और उतने आपके नंबर बढ़ेंगे। टेस्ट जरूर देने पड़ेंगे ना आपको उसके लिए, और नहीं तो क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे सिलेबस पूरा होगा और फिर टेंशन बढ़ जाएगी कि सिलेबस पूरा नहीं हो रहा और हम पढ़ भी नहीं पा रहे। मुझे जो ये लगता है मैंने उस पर काम कर रहा हूं मैं। ऊपर वाली लाइट थोड़ी तेज है यार, ऊपर वाली लाइट बंद नहीं कर सकते, कभी थोड़ा इंतजाम करना पड़ेगा लाइट का भी। इसका रिफ्लेक्शन इस पे पड़ता है यार, पढ़ लो यार ऐसे आज, तो लाइट टिक का करवाएंगे, ठीक, अभी टाइम नहीं मिल रहा, अभी ऐसे पढ़ लो। दिख तो रहा है ना आप सबको, ये दिख रहा है ना सब कुछ। चलिए
बात करें थे हम आपके पास, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल में जो आता है वो आपका लाइमस्टोन आता है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3 होता है, आपको पता है। यदि मैं इसका कैल्सिनेशन करूं, मतलब क्या होता है, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन टू रेडनेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में इसको हमें गर्म करना होता है तो ये क्विक लाइम में टूट जाता है, ठीक है, क्विक लाइम, इसको हम बोल देते हैं CaO। ये जो क्विक लाइम है इसी को हम प्योर लाइम और रिच लाइम के नाम से जानते हैं। रिच लाइम के नाम से हम इसी को जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को हम कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं। यदि आप इसने वाटर को ऐड कराया तो ये CaOH का होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है और इसी को हम स्लैक्ड लाइम और हाइड्रोलिक लाइम के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप CO2 की रिएक्शन कराएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात करते हैं हाइड्रोलिसिटी का मतलब क्या होता है। हाइड्रोलिसिटी का मतलब ये होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइम बाय वर्च्यू ऑफ विच द लाइम सेट इन द डैम्प प्लेस विद नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। हाइड्रोलिसिटी का मेन कंसर्न ये होता है कि आप अपने लाइम को पानी के प्रेजेंस में जमा रहे हैं और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपके पानी को रजिस्ट कर रहा है, उसी को हम हाइड्रोलिसिटी के नाम से जानते हैं। बात करते हैं मिल्क ऑफ लाइम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिल्क ऑफ लाइम क्या होता है, तो इट इज अ थिन फ्लूइड पोरेबल सस्पेंशन ऑफ स्लैक लाइम। जो आपका ये CaOH का होल ट्वाइस है, ये क्या है मेरे पास, ये स्लैक लाइम है। CaOH का होल ट्वाइस जो है वो मेरा एक स्लैक लाइम है। यदि आप इस स्लैक लाइम को फ्लूइड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो पोरेबल हो रहा है, वो पोर्स में घुस जा रहा है, थिन फ्लूइड बन रहा है, तो उसी को हम मिल्क ऑफ लाइम के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइमस्टोन। जब आपका लाइमस्टोन है, क्या उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे जिससे मिलके आपका लाइम बना है। सबसे पहले होता है क्ले। क्ले आपका मेन कंपोनेंट होता है विच इज इम्पार्ट द हाइड्रोलिसिटी। समझ रहे हो आपका मतलब क्या होता है। हाइड्रोलिसिटी का मतलब यही होता है कि जो आपके पानी के साथ रिएक्शन कर जाए, और जो प्रोडक्ट बनाए पानी के साथ रिएक्शन कर जाए, और जो आपका प्रोडक्ट बनाए वो क्या हो, वो आपके पानी को रजिस्ट कर सके, ठीक है। एंड इट इज मेक लाइम इनसॉल्युबल इन ए वाटर। तो क्या करता है, ये आपके लाइम को इनसॉल्युबल करता है पानी के अंदर। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कंकर। यदि आप हाइड्रोलिक लाइम की बात करेंगे तो ये क्या होता है, जो कंकड़ है ना वो भी आपके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का एक बेस्ट प्रोडक्ट होता है, बेस्ट मटेरियल है आपके CaCO3 का। यदि आप उसको गर्म करेंगे, उसका कैल्सिनेशन करेंगे, तो वहां से भी आपको हाइड्रोलिक लाइम मिल जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो लिखेंगे बर्निंग ऑफ कंकर। कंकड़ को बर्निंग करेंगे तो वहां से ये बन जाता है, ये आपको ध्यान रखेंगे। दूसरा हम बात करेंगे सोडियम सिलिका। सिलिकेट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिटी ऑफ लाइम। आपके इस लाइमस्टोन के अंदर जो हाइड्रोलिसिटी होती है वो बेसिकली इन तीन कंपाउंड की वजह से होती है, कैल्शियम की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से और एल्यूमिनियम की वजह से। इन्हीं को हम सिलिकेट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं सिलिकेट की बात करूंगा तो इसमें दो पार्ट होंगे, पहला एक्टिव पार्ट होगा, दूसरा इनएक्टिव पार्ट होगा। तो जब हम हाइड्रोलिसिटी ऑफ लाइम करते हैं तो यदि आपके सिलिकेट एक्टिव पोजीशन में पाए गए तो आप समझ जाना कि ये हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे ये रह सकते हैं। दूसरा इनएक्टिव पार्ट वो होते हैं जो आपके लो टेम्परेचर को झेलते हैं। क्या करते हैं, लो टेम्परेचर को झेलते हैं, वो आपका एक इनएक्टिव पार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट की मैं बात करूं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी क्या होता है, आपके लाइमस्टोन का एक कांस्टेंट होता है जो आपके इस लाइम में स्ट्रेंथ को गेन कराता है टाइम के साथ साथ। तो ध्यान रखना, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया तो क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ को गेन कराएगा। और आपका जो ये लाइम है इसका जो स्लैकिंग प्रोसेस है, मतलब जब पानी को आप ऐड करेंगे तो ये CH का होल ट्वाइस में कन्वर्ट होगा, जिसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो उसकी स्लैकिंग थोड़ी जल्दी हो जाती है और स्ट्रेंथ गेन भी जल्दी हो जाती है, इसलिए हम बोलते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप यूज करिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फेट। प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ स्लैकिंग एंड इंक्रीज द सेटिंग प्रोसेस ऑफ लाइम। स्लैकिंग प्रोसेस में देखो, स्लैकिंग का मतलब क्या है, स्लैकिंग और सेटिंग दोनों अलग अलग होती है। स्लैकिंग एंड सेटिंग, व्हाट डिफरेंस बिटवीन स्लैकिंग एंड सेटिंग, ठीक है, बताओ मतलब क्या है। स्लैकिंग में और सेटिंग में डिफरेंस होता है। सेटिंग का मतलब यह होता है
कि आपने अपने इस लाइम को जमाया, इसके अंदर जो एयर वाटर था वो इवेपोरेट हुआ, और इवेपोरेट होके ये सेट करना स्टार्ट कर दिया, इसने अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर दिया। यही तो मतलब होता है सेटिंग का। लेकिन स्लैकिंग का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जब आपने अपने COI जो क्विक लाइम है इसके अंदर पानी को ऐड किया, तो इससे जो आपका ये प्रोडक्ट बना COH का होल ट्वाइस, जिसको हम स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। ये कितनी स्पीड से बना इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यदि आपने सल्फेट को ऐड कराया और स्मॉल क्वांटिटी में कराया तो क्या करेगा ये आपका इस क्विक लाइम को पानी से रिएक्शन करने से रोकेगा, और क्या होगा, पानी से रिएक्शन करके जो हाइड्रेटेड लाइम ये बनाएगा, इसको हम स्लैक लाइम बोलते हैं, इसकी पूरी रिएक्शंस को ये कम कर देता है। लेकिन इसके कम करने की वजह से आपका जो सीमेंट है, जो पानी है, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर होते हैं सिलिकेट की वजह से। तो जो पानी इससे रिएक्शन कर रहा था अब वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो सेटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी आपके लाइम के अंदर। जैसे सीमेंट के अंदर होती थी वैसे ही यहां पे लाइम के अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम सल्फेट के नाम से जानते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सल्फेट का क्या रोल है, कैसे काम करता है। इस पूरी स्लाइड में कोई कहीं पे डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से, कोई भी डाउट है तो। क्लियर है? नेक्स्ट, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइम के बारे में। जो टाइप्स ऑफ लाइम है वो कितने टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फैट लाइम के बारे में। फैट लाइम क्या होता है? हाई कैल्शियम लाइम होते हैं, रिच लाइम होते हैं, व्हाइट लाइम हम इसको बोलते हैं। ये क्या है? ये आपका CaO होता है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को गर्म करते हैं, दैट मीन्स हम कैल्सिनेशन करते हैं। तो ये जो हम कैल्सिनेशन करते हैं इसकी वजह से ये CaO में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इट इज ए वॉल्यूम इज 2 to 2.5 वॉल्यूम ऑफ क्विक लाइम। ओके, तो ये जो आपके पास बना, इसका जो वॉल्यूम यहां पे बनेगा वो क्विक लाइम तो सेम ही बना हुआ है, तो मतलब ये बोलेगा कि ये जो आपका वॉल्यूम बना 2 से 2.5, ये आपके हाइड्रेटेड लाइम का 2 से 2.5 टाइम्स होता है। हाइड्रेटेड लाइम का 2 से 2.5 टाइम्स होता है, और इसमें सबसे प्योर क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम लाइम मिलती है, इसीलिए हम इसको रिच लाइम भी बोलते हैं, फैट लाइम भी बोलते हैं, और व्हाइट लाइम भी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप समझ जाना कि जो फैट लाइम है वो सबसे प्योर क्वांटिटी होती है, रिच लाइम भी हम इसी को बोल देते हैं, फैट लाइम भी हम इसी को बोलते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ध्यान रखनी है। दूसरा बात करेंगे द गुड सोल्युबिलिटी इन द वाटर, हार्डनेस इज वेरी स्लो विद विग्रियस स्लैकिंग। ये इसी क्या है, इसकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो पानी के साथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो क्विक लाइम है, ये जो क्विक लाइम है सबसे पहले पानी के साथ रिएक्शन करता है। इसी का मतलब लिखा हुआ है यहां पे कि इट इज वेरी वेरी सोल्यूबल इन वाटर, हार्डेंड वेरी स्लोली। ये बहुत धीरे धीरे स्लो करता है, और इसके अंदर स्लैकिंग प्रोसेस हो सकता है, एयर सेट हो सकती है स्लोली कंडीशंस में, ठीक है। फैट लाइम कहां पे यूज करते हैं? बेसिकली हम इसको प्लास्टिंग में यूज करते हैं और व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि जो फैट लाइम है उसका यूज क्या होता है। तो ध्यान रखना, इसको हम यूज करते हैं प्लास्टिंग में और व्हाइट वॉशिंग में। देखो क्या है कि लाइम को हम यूज क्यों नहीं करते, सीमेंट को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि क्या होता है, इसकी जो सेटिंग है वो बहुत स्लो होती है, कई सालों में ये बनेगी पूरी स्ट्रक्चर। जबकि सीमेंट क्या होता है, बहुत जल्दी जम जाता है, हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं तो क्या होता है, सेटिंग जल्दी हो जाएगी उसकी। लेकिन लाइम क्या होता है, लाइम स्लैकिंग कर लेता है पानी के साथ में, चाहे वो एडजो पानी ही क्यों ना हो, तो उससे स्लैकिंग कर लेगा तो जमेगा नहीं। जब तक पानी रहेगा तब तक कैसे जमेगा सीमेंट? भाई हाइड्रेशन के लिए तो पानी चाहिए, लेकिन बाद में पानी को भी तो इवेपोरेट करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए ये बहुत देर में जमता है। ओके, तो इसको आप ध्यान रखना कि वी विल यूज फॉर द प्लास्टिंग एंड द व्हाइट वॉशिंग पर्सन्स। ये व्हाइट वॉशिंग के काम में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बात करेंगे हाइड्रोलिक लाइम के केस में।
हार्ड लाइम कौन से होते हैं? इसको हम वाटर लाइम बोलते हैं। इसमें 70 to 90% कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है और 5 से 30% आपका क्ले पाया जाता है। ये क्या करता है? ये आपके अंडर वाटर भी सेट कर सकता है। मतलब हार्ड लाइम क्या होगा? ये आपके लाइम, सुर्खी क्या है? सुर्खी, सुर्खी समझते हो क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? सुर्खी का जो यूज करते हैं ना, वो इंपार्ट द हाइड्रोसिटी के लिए करते हैं। इंपार्ट हाइड्रोलोसिटी। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि सुर्खी होती क्या है? मैंने आपको बताया भी था एक बार सुर्खी के बारे में। ये वो सुर्खी नहीं है जो आप समझ रहे हैं, सुर्खियों में आना नहीं। दिस इज सुर्खी। ये आपके हाइड्रोलोसिटी को इंपार्ट करने के काम आता है। आपको पता है कि हाइड्रोलोसिटी क्या होती है? ठीक है, हाइड्रेटेड प्रोडक्ट को बनाना, वाटर से रिएक्शन करना। यदि आपने सुर्खी को ऐड कर दिया तो ये जल्दी ही जमना, जल्दी ही हाइड्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। इसी को हम बोल देते हैं इंपार्ट द हाइड्रोलोसिटी। कोई क्लास के अंदर परसेंटेज बताए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुर्खी? बोलो भाई, कोई तो बोल दो यार। कोई तो बोलो। सुशांत, सुशांत, सुशांत सरेन, बोलो। स्मॉल चिप होती है लाइक भूसा। देखो क्या होता है, जो सुर्खी है ना, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश जैसा ही होता है, स्मॉल क्वांटिटी का होता है। ये क्या करता है? आपकी जो लाइम है उसकी वर्केबिलिटी को एनहेंस करता है। सुर्खी वो होता है, यदि आप कल को कोई कंकड़ भी लाए और कंकड़ को आपने क्रशिंग किया छोटे छोटे पार्ट में, तो जो स्मॉल स्मॉल इसके पीस बचेंगे चिप टाइप के, उसको भी हम सुर्खी के नाम से ही जानते हैं। यदि आप उनको गर्म करेंगे तो उनके अंदर हाइड्रोलोसिटी होगी, CaO बनेगा और वो पानी को एकदम से एम्पल कर लेगा, पानी को ग्रैब करना स्टार्ट करता है और उससे क्या होता है? हाइड्रेशन रेट बढ़ जाता है आपका। दैट इज कॉल्ड द सुर्खी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हार्ड लाइम की। हार्ड लाइम वो लाइम होते हैं जो पानी को जमा, आपके सीमेंट या फिर लाइम को जमाते हैं अंडर द वाटर। मतलब पहले आपके पानी से रिएक्शन करेंगे और उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो अपने आप ही वाटर को रजिस्ट करेगा। इट इज एबिलिटी टू सेट इन द वाटर। ये आपके अंदर जो अंडर वाटर है उसको सेट करने की इसके अंदर एबिलिटी होती है। इन थिक डैम कंडीशन विद नो एयर सर्कुलेशन मेक यूजफुल टू फाउंडेशन एंड अंडर वाटर वर्क। कलर इज नॉट व्हाइट, हैज नॉट यूज फॉर द फिनिशिंग वर्क। इसका जो कलर है वो व्हाइट कलर का नहीं होता है, इसलिए हम इसको फिनिशिंग वर्क के लिए यूज नहीं करते हैं। लेकिन जहां पे भी डैम प्रूफिंग हो रही है, ठीक है, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जहां पे भी हमें लग रहा है कि अंडर वाटर पे बार बार पानी आएगा वहां पे, और वहां पे पानी आएगा तो बार बार डैम्पिंग हो सकती है, उसको रोकने के लिए हम हार्ड लाइम को यूज करते हैं। हार्ड लाइम भी आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे हम बोलते हैं इमेंशनली हार्ड लाइम है, या फिर हम बोल देते हैं कि कंकड़ लाइम है, डोलोमाइट लाइम है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अब समझ जाओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम। नेक्स्ट, पुअर लाइम क्या होता है? पुअर लाइम मेरे पास इंप्योर फॉर्म होती है। इसमें आपकी 30% से ज्यादा क्ले होती है, जो स्लैकिंग वेरी लो करता है, बाइंडिंग एबिलिटी भी काफी कम है। ठीक है, सोल्युबिलिटी इन वाटर इज वेरी लो एंड टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एंड द हार्डन। ठीक है, इसको हार्ड होने में, सेट होने में काफी समय लग जाता है। इसलिए हम बोल देते हैं कि ये जो लाइम है, पुअर लाइम जो होंगे वो इंप्योर फॉर्म होंगे। जैसे ही आपकी जो क्ले की परसेंटेज बढ़ती है तो लाइम को सेट होने में, सेटिंग होने में, स्लैकिंग करने में काफी टाइम लग जाता है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि आपका जो क्वांटिटी, आपको गुड लाइम बनाना है तो हमेशा क्ले की क्वांटिटी को 30% से कम पे ही काम करो, ज्यादा पे आपको काम ही नहीं करना। ठीक है, बात करते हैं आपके पास solubility in water is very low and take a long time to set and the harden। अब देखो क्या होता है, लाइम भी आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्लास ए लाइम है, इसको हम बोल देते हैं इमेंशनली हार्ड लाइम। क्लास बी है, इसको हम बोलते हैं सेमी हार्ड लाइम। क्लास सी में आपका आता है फैट लाइम। क्लास डी में आपके पास आता है, क्लास डी में आपके पास आते हैं डोलोमाइट लाइम, डोलोमाइट लाइम। ठीक है, और क्लास ई भी होती है एक, क्लास ई भी होती है, जो आपके पास क्या है, मैग्नीशियम लाइन है, कंकड़ लाइन जो मेरे पास होती है, कंकड़ लाइन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होंगे,
ये आपके 5 टाइप के टोटल लाइम पाया जाएगा, मतलब टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक लाइम है ये, टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम के ये टाइप हैं जो आपके पाए जाएंगे। इनमें सबसे जो अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है वो इमेंशनली हाइड्रोलिक लाइम होता है। ये क्या करता है, ये आपके वाटर से रिएक्शन करेगा, पहले वाटर से रिएक्शन करेगा और उसके बाद जो इसके बाय प्रोडक्ट बनेंगे, क्या बनेंगे, बाय प्रोडक्ट बनेंगे, वो आपके वाटर को रजिस्ट कर देंगे, वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट यहां पे बनाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं इमेंशनली हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है ब्रो, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बेस्ट क्वालिटी ये होती है। डोलोमाइट लाइम आपके क्लास डी में आते हैं, क्लास ई के अंदर आपके कंकड़ लाइम आते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना था कि कंकड़ लाइम कहां आता है, तो क्लास ई में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन एंड द यूजेस ऑफ लाइम। हाइड्रोलिक लाइम के 5 टाइप होते हैं, इमेंशनली हाइड्रोलिक लाइम, सेमी, फिर रिच लाइम, फिर डोलोमाइट, फिर कंकड़ लाइम। ठीक है, ये सब हाइड्रोलिक लाइम है, मतलब पानी से रिएक्शन करके ही बने हैं, लेकिन जो इनके बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं, कुछ आपके वाटर को रजिस्ट कर देंगे, कुछ आपके वाटर के साथ रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है मिस्टर अक्षय जी, ये सभी आपके हाइड्रोलिक लाइम के ही पार्ट हैं, लेकिन कुछ आपके इमेंशनली है जो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बाद में बाय प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो आपके वाटर को रजिस्ट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो रजिस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और आपकी हाइड्रोलोसिटी को इंपार्ट कर देते हैं। ठीक है सर, हैंडबुक में 6 टाइप के लिखे हुए हैं, 6 टाइप के लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ई, 5 ही पढ़े हैं मैंने तो ब्रो, अब छठा कौन सा आ गया ये। ठीक है, छठा कौन सा आया भाई, ये है कोई छठा? कौन सी बुक से पढ़ रहे हो बेटा? सिलिशियस डोलोमाइट होता है क्लास एफ। क्या होता है सर? राशिद खान हैंडबुक, राशिद खान, क्लास एफ, सिलिशियस डोलोमाइट लाइम। सिलिशियस कंपाउंड, अच्छा वैसे मैंने तो 5 पढ़े थे, होता होगा वैसे क्लास एफ भी, मेरे दिमाग से निकल रहा होगा, लिख लो फिर इसको भी, सिलिशियस। ठीक है, क्लास एफ भी होता होगा, जब आपने पढ़ा है तो कहीं ना होता होगा भी होगा फिर। ठीक है, तो ए बी सी डी ई और एक एफ आया आपका नया वाला जो आपका सिलिशियस लाइम होगा, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन एंड द यूजेस ऑफ लाइम। ये जो फंक्शन और यूज है आपके पास लाइम के, क्या होते हैं? देखो, फिनिशिंग एक्टिव लाइक का प्लास्टिक एंड व्हाइट वॉशिंग के काम आ सकता है, मैशनरी वर्क के काम आ सकता है, दूसरा स्टेबलाइजेशन ऑफ सोल के काम आ सकता है, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में काम आ सकता है, आपके टेम्परेचर को रिड्यूस करने के काम आ सकता है, और फ्लक्स के काम आ सकता है। ये सब आपके लाइम के एग्जाम्पल होते हैं। लाइम से जो आपके बाय प्रोडक्ट बनते हैं, लाइम से जो आपके बाय प्रोडक्ट बनेंगे, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है आपके सीमेंट के बाय प्रोडक्ट से। क्यों भाई? क्योंकि इनको क्या लगता है, इनको जमने में, स्ट्रेंथ गेन करने में टाइम लगता है। जो पहले मॉन्यूमेंट थे वो कितने साल चले, ताजमहल आज भी खड़ा है। ठीक है, और दूसरा जो आपके पास रेड फोर्ट है वो आज भी खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो लाइम से मिलकर बने हैं। सीमेंट तब तक नहीं बन पाया था, सीमेंट को यूज नहीं किया, सीमेंट अभी आया है, और इसलिए हम यूज करेंगे क्योंकि क्या होता है, वो जल्दी सेटिंग कर देता है, जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, और इसको काफी साल लग जाते हैं स्ट्रेंथ गेन करने में आजकल, इसलिए हम लाइम को यूज नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं मोर्टार के बारे में। मोर्टार और सीमेंट, आपकी कंक्रीट में डिफरेंस क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। मोर्टार क्या होता है? इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, फाइन एग्रीगेट एंड मोर्टार। इट इज सिमिलर टू द कंक्रीट बट डज नॉट कंटेन द कोर्स एग्रीगेट। क्या होगा? जो मोर्टार है ना, उस मोर्टार के अंदर आपका सीमेंट भी पाया जाएगा, सैंड भी पाया जाएगा और पानी भी पाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर कोर्स एग्रीगेट नहीं पाए जाते।
ये आपको ध्यान रखना है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड फाइन एग्रीगेट एंड डज नॉट कंटेन द कोर्स एग्रीगेट। इट इज यूज्ड फॉर द फिलिंग द जॉइंट एज अ बाइंडर इन द स्टोन एंड द ब्रिक मैशनरी। यदि आप ब्रिक मैशनरी बना रहे हैं, स्टोन मैशनरी बना रहे हैं, तो जो जॉइंट हम बनाते हैं वो इनसे ही बनाते हैं। आपने देखा भी होगा, ब्रिक हम रखते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं, पूरा एक मोर्टार का पूरी एक लेप लगाते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरी ईंट को ऐसे चिपका देते हैं। वो सब क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये क्या है, देयर इज अ बाइंडिंग मटेरियल और मोर्टार को यहां पे यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बल्क डेंसिटी के बारे में। यदि मैं मोर्टार की बल्क डेंसिटी के बारे में चेक करूं तो क्या क्या इसकी बल्क डेंसिटी होगी? तो हैवी मोर्टार क्या होता है? जिनकी बल्क डेंसिटी आपकी 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब से ज्यादा होती है, उन्हीं को हम हैवी मोर्टार बोलते हैं। और ये क्या होंगे, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, अदर सैंड्स हो गई, उनके बारे में बात की जाती है। जिनकी आपकी बल्क डेंसिटी 15 से कम होती है, जैसे प्यूमाइज हो गया और सिनेडर हो गया, सिंडर हो गया, ये सब क्या है, इनकी बल्क डेंसिटी आपकी कम होती है। इनको हम लाइट मोर्टार के नाम से जानते हैं। काइंड ऑफ बाइंडिंग मटेरियल्स, ये एक बाइंडिंग मटेरियल तरह काम आएगा। लाइम मोर्टार की बात करते हैं, हाई प्लास्टिसिटी एंड कैन बी प्लेस्ड इजिली। यदि हम लाइम मोर्टार को यूज करें, मतलब मैंने जो आपके पास वाटर यूज किया और जो मैंने यहां पे आपका सैंड यूज किया और साथ में मैंने सीमेंट की जगह लाइम यूज कर लिया, इसी को हम लाइम मोर्टार के नाम से जानते हैं। इसकी प्लास्टिसिटी काफी हाई होती है एंड फैट लाइम सी सेल से मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो फैट लाइम है उसका जो सोर्स है वो सी सेल है। ठीक है, आपके क्या होंगे, आपका जो सी है उसके बॉटम पे डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे, बहुत दिनों के बाद कुछ मर गया होगा, कुछ वहां पे जम गया होगा, उसके बाद क्या बनता है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाते हैं, इसी को हम आपके बोल देते हैं सी सेल, वहां से मिलते हैं। ठीक है, दूसरा हार्ड्रिक लाइम जो होते हैं वो कंकड़ से मिलते हैं। आपको बता चुका हूं मैं आपको कि कंकड़ पहले से ही आपकी हार्डलुसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द हार्ड लाइम। Slack fat lime is used to prepare the mortar for plastering, while the hard lime is used for the preparing the mortar for the masonry construction. very important है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यदि आप फैट लाइम को यूज कर रहे हैं लाइम मोर्टार के अंदर, यदि आप फैट लाइम को यूज कर रहे हैं लाइम मोर्टार के अंदर, तो ये आपके काम आएगा प्लास्टिंग में, व्हाइट वॉशिंग में। यदि आपने हाइड्रोलिक लाइम को यूज किया तो वो आपके काम आएगा मोर्टार बनाने के, किसके बनाने के, मोर्टार बनाने के काम आता है। मैशनरी कंस्ट्रक्शन में हम इसी को यूज करते हैं। एग्जाम में काम आएगा, क्वेश्चन आएगा आपके कि हाइड्रोलिक लाइम को हम कहां पे यूज करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, इट इज यूज्ड इन मोर्टार, इट इज यूज्ड इन मैशनरी कंस्ट्रक्शन, इट इज यूज्ड इन स्टोन कंस्ट्रक्शन। स्टोन मैशनरी जो आप बनाते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन में ये काम आते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। अब बात करेंगे, यदि मैं इस मोर्टार को यूज कर रहा हूं तो इट इज अ ब्रिटल मटेरियल और इसकी जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होती है इसको हम FCR बोलते हैं। FCR 0.7 रूट FC के पे डिपेंड करती है ये। ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी मॉडुलस ऑफ रप्चर की वैल्यू इज नॉट बी लेस देन 1.05 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 1.05 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम किसी भी केस में नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सुर्खी मोर्टार। आ गया सुर्खी मोर्टार। कैन नॉट बी यूज फॉर द प्लास्टिंग और पॉइंटिंग सिंस सुर्खी इज लाइकली टू बी डिसइंटीग्रेट आफ्टर सम टाइम। सुर्खी इज एडेड टू द लाइम मोर्टार टू प्रिवेंट द श्रिंकेज ऑफ लाइम मोर्टार। अब तो क्या होता है, लाइम मोर्टार के अंदर ना स्लैकिंग होती है, लाइम मोर्टार के अंदर स्लैकिंग होगी, तो जब वाटर इसके अंदर रिएक्शन करेगा तो उसके अंदर श्रिंकेज पैदा हो सकते हैं इवेपोरेशन के टाइम पे। तो उस श्रिंकेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक चिप टाइप का मटेरियल को यूज करते हैं जिनको हम सुर्खी बोलते हैं। ये आपके इस पूरे लाइम के अंदर हार्डलुसिटी को इंपार्ट करेगा, मतलब पानी की क्वांटिटी को, लेवल को मेंटेन रखेगा। यदि यहां पे स्लैगिंग के प्रोसेस में बहुत सारी हीट डेवलप हुआ और इवेपोरेशन हुआ तो लाइम के अंदर श्रिंकेज बन सकते हैं ना, उस श्रिंकेज को कंट्रोल करता है सुर्खी, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सुर्खी काम क्या करता है, तो आप बोलोगे इस ये आपके लाइम मोर्टार के अंदर हार्डलुसिटी को इंपार्ट करता है और दूसरा ये श्रिंकेज को कंट्रोल करेगा, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सीमेंट मोटर आपको बताइए, सीमेंट मोटर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आजकल, क्योंकि क्या होगा कि एक तो ये जल्दी जम जाता है
और इजिली अवेलेबल है हर जगह, इसलिए हम इसको यूज कर देते हैं। हैंस कॉस्ट ऑफ मोटार इज रिड्यूस, यहाँ पे जो कॉस्ट आती है वो भी कम आती है, इसलिए हम इसको यूज करेंगे। बात करते हैं गेज मोटार की, लाइम सीमेंट मोटार। यदि आपने बाइंडिंग मटेरियल या तो लाइम यूज कर रहे थे या सीमेंट यूज कर रहे थे, यदि आपने दोनों ही यूज कर लिए, लाइम भी यूज कर लिया, सीमेंट भी यूज कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम गेज मोटार के नाम से जानेंगे। जैसे इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, लाइम एंड सीमेंट एट डिफरेंट प्रोपोर्शंस। It make the lime mortar economical, strong and dense, not preferred for the tall buildings. Tall buildings के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। इससे क्या हो गया, इसलिए क्या है, लाइम का फायदा यही है कि ये बहुत दिनों में जमेगा लेकिन स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग देता है। सीमेंट का ये है जल्दी जम जाएगा पर स्ट्रेंथ जो है वो टाइम के साथ साथ आएगी। लेकिन टॉल बिल्डिंग्स के अंदर इसका हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि टॉल बिल्डिंग्स में मैक्सिमम जो क्वांटिटी होती है वो हाई स्ट्रेंथ को गेन कराने के लिए हम प्रॉपर टाइप के जो सीमेंट है उसी को एनहेंस कर लेते हैं। तो वहां पे लाइम को मिलाएंगे नहीं, क्योंकि लाइम जमेगा नहीं, फिर टॉल बिल्डिंग बनेगी कैसे। उसको बनाने में हमें, यदि मैं नीचे वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, उसके ऊपर हम कैसे स्ट्रक्चर को खड़ा कर देंगे, नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए हम बोल देते हैं कि टॉल बिल्डिंग्स के अंदर हमेशा हम आपके गेज, लाइम मोटार, लाइम सीमेंट मोटार या फिर कंपोजिट मोटार को यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ वहां पे सीमेंट मोटार को ही यूज करेंगे। ठीक है, चाहे थोड़ी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाए लेकिन जल्दी जम जाए, स्ट्रेंथ तो हम गेन करा ही लेंगे टाइम के साथ साथ। ठीक है ब्रो, बात समझ में आई सभी को। अब बात करते हैं जिप्सम मोटार के बारे में। आपके जिप्सम मोटार भी होते हैं, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जिप्सम बाइंडिंग मटेरियल सच एज द बिल्डिंग जिप्सम एंड द अनहाइड्रेटेड बाइंडिंग मटेरियल। कभी कभी हम जिप्सम मोटार भी यूज करते हैं। जिप्सम भी एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज होता है। क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल की तरह आपका यूज होगा। यदि मेरे पास और कोई चांसेस नहीं है और कोई चारा नहीं है तो हम इस पर भी काम कर सकते हैं। मड मोटर क्या होता है, क्ले इज इनहेरेंट बाइंडर ऑफ सॉइल विच इज आर यूज इन सॉइल बेस्ड मोटर कॉल्ड द मड मोटर। आपने घरों में घर बने हुए देखे होंगे, मिट्टी के घर, वो क्या करते हैं, जो आपके पास ब्रिक आती है ना उसके बीच में मिट्टी का लेप लगा देते हैं। मिट्टी का जो लेप लगाता है वो भी क्या होता है, वो क्ले होती है बेसिकली, और क्ले के अंदर भी बाइंडिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो क्या करेगा, वो भी आपका एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम बोल देते हैं मड मोटार। Clay is an inherent binder of soil which are used in soil based mortar called the mud mortar. ठीक है, अब बात करते हैं नेचर ऑफ एप्लीकेशन। ये मोटर का एप्लीकेशन कहां पे है, तो आपको पता है ब्रिक मोटर में और मैशने मोटर में हम इसको यूज कर सकते हैं, फिनिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ आपकी स्पेशल टाइप की मोटर होती है, फाइन रेजिस्टेंट मोटर, लाइट वेट मोटर, पैकिंग मोटर, साउंड एब्जॉर्ब मोटर, एक्स-रे शिल्डिंग मोटर भी आपकी पाई जाती है। कोई मुझे बताएगा कि एक्स-रे शिल्डिंग मोटार में कौन सा मटेरियल पाया जाता है, कौन सा मटेरियल पाया जाता है, किस मटेरियल की वजह से एक्स-रे शिल्डिंग की जाती है, बोलिए। अब क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के मेटल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन पाए जाते हैं जो एक्सरे को रोक सकता है। तो जो ये क्या है, एक्सरे शिल्डिंग हम करते हैं। भाई आप देखो क्या है कि मान लो कि आप है ना, आप एटॉमिक बम बना रहे हैं तो वहां पे बहुत सारा रेडिएशन निकलेगा। तो यदि मेरे पास मैंने कुछ बनाया तो मुझे उसको डैम्प करना पड़ेगा, या फिर ऐसी जगह पर लेके जाना पड़ेगा जहां पे आपकी जो एक्सरेज हैं, डिफरेंट टाइप की जो गामा रेडिएशन है वो बाहर ना जा पाए। ठीक है, बाहर ना जा पाए तो उसके क्या करेंगे, उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के मोटार को बनाते हैं, और वो भी आपके बेसिकली बहुत सारे कंपोजिशन को मिला के, इसलिए आपका एक्सरे शील्डिंग बनता है। तो इस जब हम एक्सरे शील्डिंग बनाते हैं तो उसके अंदर जो हम मोटार यूज करते हैं वो क्रोमियम होता है, मेटल, क्रोमियम मेटल हम इसके अंदर यूज करते हैं। क्रोमियम मेटल को हम इसके अंदर यूज करते हैं इन एक्सरे शील्डिंग के अंदर। यह भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, पढ़ा होगा आपने, IES का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, सही है, बोलो भाई। चुप चुप बैठे हैं यार, आजकल किताबें। अक्षय क्या हो गया, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही अक्षय? तो बेटा एक्सरे शील्डिंग मोटार पे क्वेश्चन आया था IES में, हो सकता है कि आपके SSC JEE या DDJ में पूछ ले कि कौन सा मेटल हमने इसके अंदर यूज किया, तो क्रोमियम हम यूज कर लेते हैं। पता नहीं, चुप चुप बैठे हो बेटा, ये सब पढ़ने की चीजें अपने आप,
वो तो मैं आपको समझा रहा हूं जिससे कि आपके एक बार दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, कौन पढ़ा रहा है मोटार? सब लिखवा देते हैं कि हाँ ये होता है ये होता है। प्रॉपर्टी ऑफ गुड मोटार की हम बात करते हैं। आपका जो गुड मोटार है वो कौन सा होता है? इट इज शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द गुड अडेशन विद अ बिल्डिंग यूनिट सच एज अ ब्रिक स्टोन। इसके अंदर अडेशन प्रॉपर्टी अच्छी है। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेस को ये डेवलप कर सकता है, उसको डिजाइन कर सकता है, और रेन के वाटर को ये क्या कर सकता है, पेनिट्रेशन से बचा सकता है। इट शुड नॉट अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल, शुड सेट क्विकली। इसके सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, आपको ध्यान रखनी है। यूज ऑफ मोटार आर, कहां पे इसके यूज होते हैं? ब्रिक बनाने में, पेंटिंग प्लास्टिंग करने में, और आपके जॉइंट ऑफ पाइप्स को जोड़ने के लिए, अपीयरेंस ऑफ स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। यदि मैं सीमेंट मोटार का जो रेशो है उसको 1:3 हम लेके चलते हैं इन द मैशनरी वर्क। यह आपको ध्यान रखना है कि जो मैशनरी वर्क के लिए हम यूज करते हैं, सर मोटार की क्रशिंग स्ट्रेंथ हम चेक कर सकते हैं क्या? बताओ मुझे, आप कर सकते हो क्या क्रशिंग स्ट्रेंथ चेक? मोटार मेरे पास क्या है, इट इज अ बाइंडिंग मटेरियल, तो क्या मैं इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ को चेक कर सकता हूं? क्रशिंग किसके अंदर होगी? इट इज अ वेरी थिन मेंबर ना, थिन मेंबर है, उसके अंदर हम क्रशिंग कैसे चेक करेंगे मोटार के अंदर? यदि आपको डिफरेंट टाइप के टेस्ट ही पढ़ने हैं तो क्या होते हैं, उसमें हम बोल देते हैं कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हम बोल सकते हैं, लेकिन क्रशिंग स्ट्रेंथ पे तो हम काम नहीं कर सकते ना। हम बोल सकते हैं कि आपका मोटार इतने लोड को झेल पाएगा, लेकिन कितने पे ये क्रैक बनाएगा, इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ हो सकती है कि बहुत मिनिमल हो, बट वी आर नॉट कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेटिव थिंग नहीं है। हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे तो काम कर सकते हैं कि भाई इतनी इतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है इसके अंदर, लेकिन कितने पे यह क्रैक बना देगा, क्रशिंग हो जाएगी इसकी, वो हम चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है सुशांत सरेन, वो हम चेक यहां पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मोटार की हम बात करेंगे। व्हाट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ मोटार? एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, यदि मैं स्ट्रेंथ ऑफ मोटार की बात करूं तो स्ट्रेंथ ऑफ मशीनरी डिपेंड्स अपॉन द बोथ द मोटार एंड द बिल्डिंग यूनिट। ब्रिक और स्टोन के लिए यूज कर रहे हैं। यहां पे क्या होता है, यदि मैं 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे काम करूं तो उसके बिहाफ पे हम आपके ग्रेड ऑफ मोटार को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, H1 फॉर्म में, H2 फॉर्म में, M1 फॉर्म में, M2 फॉर्म में, M3 फॉर्म में, L1, L2, L3 फॉर्म में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ग्रेड ऑफ मोटार जो होते हैं वो 28 डेज की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं। यदि इसकी स्ट्रेंथ आपकी 19 न्यूटन पर एम स्क्वायर तक की आ रही है तो हम बोलेंगे हाई क्वालिटी का मोटार है। ठीक है, हाई क्वालिटी H1 है, A1 क्लास होती है ना, ऐसे H1 क्लास है। S2 क्लास क्या होती है, 6 से लेकर 7.5 होती है। M1 कितनी होती है, 3 से 5 होती है, और M2, M3, L1, L2। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताओ इन सभी को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, तो क्या होगा, सबसे पहले H1 आएगा, फिर H2 आएगा, उससे कम किसकी होगी, M2, M1 होगी, फिर M2 होगी, फिर कौन सी हो जाएगी, फिर आपकी L1 होगी, L2 होगी, L3 होगी। तो ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है कि बताओ H1, H2, H3 आपके पास क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे। ठीक है, 28 डेज की जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी उनके बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट करो। 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप इनको कैलकुलेट करके बता दो। ओके, क्लियर सभी को? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्केबिलिटी ऑफ मोटार के बारे में। वर्केबिलिटी मतलब क्या होता है, मोटार शुड नॉट हैव एन एक्सेस वाटर, इट शुड बी stiff and can be easily used. Joint should be well formed and axis motor from a joint should be neatly taken off by the trowel. Workability मतलब ये नहीं होता कि हम इसमें बहुत सारा पानी डाल दें। Workability मतलब ये होता है कि हम इसको एक स्टिफ फॉर्म में यूज करें। ये एक बाइंडिंग मटेरियल है, ये बिटवीन द जो आपने स्टोन के यूज कर रहे हैं या फिर ब्रिक पे यूज कर रहे हैं तो अच्छे से ये प्लेस हो जाए, बस हम यही चाहेंगे यहाँ पे। तो वर्केबिलिटी ऑफ मोटर शुड नॉट हैव एक्सेस वाटर एंड इट शुड बी स्टिफ एंड इजिली, इट कैन बी इजिली यूज, हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। जॉइंट शुड बी वेल फॉर्म्ड एंड एक्सेस मोटर फ्रॉम द जॉइंट शुड बी नीटली टेकन ऑफ। यदि कोई बच गया है तो उसको बाहर निकालो, वरना क्या होगा, इसकी ये आपकी बिल्डिंग की अपीयरेंस को खराब कर देगा, जमना स्टार्ट कर देगा बाहर वाले एरिया पे। तो सारे सारे को हम क्लीन कर देते हैं वहां से बाय द हेल्प ऑफ ट्रॉवल। रेजिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ रेल, जितना भी आप मोटर को यूज कर रहे हैं वो आपके पास एयर या फिर वाटर का रेजिस्टेंट हमेशा करेगा। इसके अंदर कोई भी रेन का पानी पेनिट्रेट नहीं करेगा, इट इज इम्परमेबल शीट बनेगी।
जो आपकी ये बनती है, ये एक इम्परमेबल शीट बनेगी आपके मोर्टार की, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मोबिलिटी और परमेबिलिटी के बारे में। आपको पता है यदि मैं आपका मोर्टार को यूज कर रहा हूं तो ये इम्परमेबल शीट होनी चाहिए, इसके अंदर आप पानी को पास नहीं करने देंगे। यदि पास हुआ तो ये डैम्प करेगा आपके वॉल के अंदर। क्या होता है, कई बार आपको पता होता है कि इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है या फिर पानी चढ़ जाता है आपके कैपिलराइज की वजह से, तो उन सबको रोकने के लिए हमें मोर्टार को इम्परमेबल तो बनाना पड़ेगा। दूसरा, मोबिलिटी क्या होती है, इट यूज्ड टू इंडिकेट द कंसिस्टेंसी ऑफ मोर्टार एंड प्लेस एबिलिटी इज दैट इन केस व्हिच इज द मोर्टार मिक्स कैन बी अप्लाइड विद द मिनिमम कॉस्ट इन ए थिन एंड यूनिफॉर्म लेयर ऑन द सरफेस। मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम इसको कैसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं। क्या इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आ रही है, क्या इसके अंदर कंसिस्टेंसी आ रही है, हम लो कॉस्ट पे इजीली हम इसको प्लेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज की एनहेंस हो रही है नहीं हो रही है, वो सब आपकी मोबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वाटर रिटेंशन। बता चुका हूं पहले कि आपके पास वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी को दे के आएगा। इसके अंदर क्या होगा, ये आपकी ह्यूमिडिटी को और पानी को हमेशा रिटेन करना चाहिए, नहीं करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, क्रैक बनेंगे। ओके, अब बात करेंगे बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में। बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब क्या होता है, यदि आपने इस मोटर को बनाया तो उसके अंदर सैंड भी है। अब देखो सैंड क्या होता है, सैंड का मेन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये आपके पास एटमॉस्फेयर में जो भी पानी है उसको अपनी लेयर के चारों तरफ ऐसे चिपका देता है, एड्जॉर्प्शन हो जाता है इसके अंदर। एड्जॉर्ब्ड पानी की वजह से ये पानी की लेयर चिपक जाती है और दो सैंड पार्टिकल्स पे ऐसे एक टेंशन क्रिएट हो जाता है जिसको हम सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं, और वो आपके इस सैंड के वॉल्यूम को चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम को चेंज कर देंगे। अब जैसे ही आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गया तो यहां पे क्या होता है, बल्किंग हो जाती है। बल्किंग मतलब क्या होता है, वॉल्यूम चेंजेस। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ मोशन सैंड इंक्रीज द वॉल्यूम। बेसिकली जो चेंज हुआ वो चेंज भी इंक्रीमेंट में हुआ तो वॉल्यूम काफी बढ़ जाता है। ठीक है, देन द मॉइस्चर एक्सर्ट अ सरफेस टेंशन एंड कीप एवरी पार्टिकल्स अवे फ्रॉम ईच अदर। उसकी वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स हो जाते हैं वो एक दूसरे से दूर 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 जाएंगे, और कैपिलरी टेंशन की वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स के अंदर वॉल्यूम चेंज काफी इंक्रीमेंटल वे में हो जाता है। और यहां पे जितना आपका फाइन सैंड होगा उतना उसके अंदर बल्किंग ऑफ सैंड के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में कैपिलराइज ज्यादा होता है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे कैपिलरी राइज ज्यादा होता है। क्या होता है, कैपिलरी राइज यहां पे ज्यादा होता है। इसी की वजह से हम बोल देते हैं कि भैया इसके अंदर सबसे ज्यादा बल्किंग ऑफ सैंड होगी। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा बल्किंग ऑफ सैंड होगी। दूसरा, यदि आपका मीडियम सैंड होगा या फिर कोर्स सैंड होगा तो वहां पे बल्किंग ऑफ सैंड काफी कम पाई जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स बढ़ जाते हैं और वो पानी को खींच नहीं पाते। यदि पानी नहीं खींच पाएगा तो हम बोल देंगे दैट इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। ठीक है, यदि वो खींच पाया तो हम बोलेंगे कि कैपिलराइज होगा, सरफेस टेंशन होगा। नहीं खींच पाएंगे तो हम बोलेंगे सरफेस टेंशन नहीं होगा और वॉल्यूम आपका इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ सभी को। तो ये आपका ग्राफ ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं ग्राउटिंग की बात करते हैं। ग्राउट के बारे में आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। अरे बस वैसे ठीक करते हो, सही में आ भी रहा है आपकी। नींद तो नहीं आ रही क्लास लेके? बिल्डिंग मटेरियल में बच्चे सो जाते थे मेरी क्लास में, मतलब सो ही जाते हैं यार। मैं खुद सो जाता, जहां पे मैं पढ़ाऊं वहां पे सर ने एक बार बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाया, मैं तो नींद ही सो गया। बट क्या है कि यार ये आता है एग्जाम में, 13 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, समझ रहे हो, 100 में से 13 क्वेश्चन। यदि आप 2 से 5% वाटर कंटेंट पे सबसे ज्यादा बल्किंग ऑफ सैंड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, 2 से 5% पे सबसे ज्यादा बल्किंग ऑफ सैंड के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राउट के बारे में। सीमेंट मोर्टार और फ्लूइड कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं?
सीमेंट मोर्टार और फ्लूइड कंसिस्टेंसी यूज टू फिल द वॉइड्स एंड जॉइंट इन द मैशनरी। देखो दो चीज होती है, आप बस ध्यान समझ लो, एक होता है ग्राउट, एक होता है गनेटिंग। एक होती है गनेटिंग। ग्राउटिंग में क्या होता है कि हम एक फ्लूइड की कंसिस्टेंसी बना देते हैं और वो प्लास्टिक सरफेस पे ऐसे चिपका देते हैं, बस चिपका दिया हमने। मतलब क्या होगा, जो बाहरी क्रैक होंगे ना बस वो ही भर पाएंगे यहां पे। लेकिन यदि मुझे अपनी वॉल के अंदर, अपनी मैशनरी वॉल हो या मेरे पास कोई स्टोन की वॉल हो, उसमें जो इंटीरियर क्रैक हो रहे हैं उनको भरना है, तो मेरा जो ग्राउटिंग है ना वो काम नहीं आएगा यहां पे। क्योंकि हमने जब पानी को यहां पे, जो हमारा सीमेंट कंक्रीट है या मेरे पास जो मोर्टार है, वो जो मैंने प्लेस किया ना, वो मैंने प्रॉपर प्रेशराइज वे में नहीं किया, तो वो अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो गनेटिंग है ना, उसमें गन होता है, उसमें क्या होता है, आगे एक प्रेशराइज सिस्टम होता है जो बड़ी स्पीड से आपके मोर्टार को अंदर तक लेके चला जाएगा। तो स्मॉल पर्पस के लिए, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं पे रिपेयरिंग की, कहीं पे क्रैक बना हुआ है, बेरिंग कैपेसिटी को बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसको इंजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ ये आउटर की सरफेस के क्रैक को भर जाता है। इंटीरियर सरफेस के क्रैक को भरने के लिए गनेटिंग का यूज किया जाता है। दोनों में डिफरेंस यही होता है, ठीक है। अब जो लिखा हुआ क्या है, सीमेंट मोर्टार ऑफ फ्लूइड कंसिस्टेंसी यूज्ड टू फिल द वॉइड्स एंड जॉइंट इन द मैशनरी एंड टू रिपेयर the crack and also used to increase the bearing capacity by a soil by a injection। इंजेक्शन प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्रैक को भर देते हैं। इट इज टू बी poured and not spread into place with the trowel in case of mortar and not spread। हम क्या करें, इसको स्प्रेड नहीं करते हैं ट्रॉवल से, हम इसको पूरे पे डाल देते हैं ऐसे ही। मेरे पास पाइप होगा, पूरे पे ऐसे डाल देंगे, फिर बाद में इसकी फिनिशिंग कर देंगे। Water cement ratio should be kept as low as possible to increase the strength and reduction in the shrinkage। हम इसके अंदर देखो क्या होता है, हम इसके अंदर कोर्स एग्रीगेट को यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर कंक्रीट नहीं डाल रहे हैं, हम इसके अंदर मोर्टार डाल रहे हैं। यदि आपने इसके अंदर कोर्स एग्रीगेट को यूज कर लिया तो सेग्रीगेशन होगा ही होगा 100%, दीवार पे चिपक ही नहीं पाएगा कोर्स एग्रीगेट। इसलिए हम इसके अंदर सीमेंट कंक्रीट ना यूज करके सिर्फ मोर्टार से ही ग्राउटिंग गनेटिंग की जाती है, ठीक है ब्रो, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं गनेट, जिसको हम शॉर्टक्रीट भी नाम देते हैं। नाम सुना होगा आपने शॉर्टक्रीट। वो क्या होता है, लिखा हुआ है इसमें, जो शॉर्टक्रीटिंग हम करते हैं वो एक हॉर्स होगा, ये नॉट हॉर्स, दिस इज हॉर्स प्रोजेक्टेड हाई वेलोसिटी सरफेस होती है। इट इज न्यूमेटिकली अप्लाइड। हम इस पे एक प्रेशराइज सिस्टम बनाते हैं जो आपके अंदर वाले पार्ट के क्रैक को भी भर सकता है। तो थिन लेयर ऑफ ग्राउट अप एंड एक्ट लाइक अ क्वेश्चन रिड्यूसिंग द परसेंटेज रिबाउंड द सक्सेस लेयर। हम क्या करेंगे, अपर सरफेस तो हम ग्राउटिंग से भरेंगे, इंटीरियर सरफेस को हम गनेटिंग करेंगे, जिसमें हम न्यूमेटिक प्रेशर को लगाएंगे और उसमें एक हॉर्स शू शेप होता है, उसी को हम शॉर्टक्रीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ए गुड वेल कॉम्पैक्टेड गनेट कर्व्ड फॉर 28 डेज। हम 28 डेज पे इसको छोड़ देते हैं, वहां पे जो स्ट्रेंथ आती है वो 14 Nm² के करीब आती है। गनेटिंग इन डन, जो गनेटिंग आप कर सकते हैं वो इतनी थिकनेस पे करते हैं, 40 से 50 mm की थिकनेस पे हम कर सकते हैं, और उसके बाद उसको 7 डेज में क्यूरिंग के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि जो हमने मटेरियल अंदर यूज किया वो अच्छे से सेट करे और उसको हार्डन स्टेट में ले जाए और स्ट्रेंथ को गेन करे। स्ट्रेंथ को गेन करे, इसका मेन कंसर्न होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गनेट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थिन सेक्शन। थिन सेक्शन के केस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और जहां पे भी आपके डीप क्रैक बने होते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा ये आपका यूजफुल होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा ये आपका यूजफुल होगा जब भी आपको क्रैक फिलिंग करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंटिंग के बारे में। अब देखो पॉइंटिंग क्या होती है। मेरे पास क्या है, यहां देखो मेरे पास क्या है, ये एक ब्रिक है। इस ब्रिक पे ना मैंने मोर्टार बिछा दिया, सारे मोर्टार बिछा दिया, और उसके बाद दूसरी ब्रिक रख दिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैंने तीसरी ब्रिक रख दिया ऐसे। अब क्या हुआ, जब आप इसको प्लेस करेंगे बहुत सारा मोर्टार साइड से निकलेगा ना, साइड से निकलेगा बहुत सारा मोर्टार, तो आपको ये जॉइंट ना क्लियरली दिखने रहेंगे कि कहां पे प्लेस किया। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रॉवल से या फिर मेरे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है उससे जो एक्स्ट्रा मोर्टार है ना उसको हटा देते हैं, यहां से जो जॉइंट है वो आपको प्रॉपर दिखाई दे। दैट इज कॉल्ड द पॉइंटिंग।
इसी को हम पॉइंटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इट इज अ फिनिशिंग ऑफ द मोर्टार जॉइंट इन ब्रिक और स्टोन मैशनरी कंस्ट्रक्शन इट इज डन फॉर। इसको हम डन कर सकते हैं दो तरीके से। लाइम मोर्टार के लिए हम 1:2 यूज करते हैं प्रपोर्शन, सीमेंट मोर्टार के लिए हम 1:3 यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो टाइप ऑफ पॉइंटिंग आपकी डिफरेंट टाइप की होती है। इसको आप बीडेड पॉइंटिंग कर सकते हैं, स्ट्रक पॉइंटिंग कर सकते हैं, ग्रूव पॉइंटिंग कर सकते हैं, टर्क पॉइंटिंग कर सकते हैं, वी पॉइंटिंग कर सकते हैं, वेदर्ड पॉइंटिंग कर सकते हैं। ये आपके नाम है, बस ध्यान रखेंगे। यदि आपको इनके बारे में पढ़ना है तो एक बार गूगल पे इमेज देख लेना इनकी। वैसे मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि पॉइंटिंग होती क्या है। गूगल इमेज इनको यूज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंटिंग। ठीक है, क्लियर है? बस आपको मैं बता तो चुका हूं कि पॉइंटिंग होती क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो टाइप ऑफ मोर्टार आप यूज करते हैं वो अलग अलग यूज करते हैं। वाटर लॉग एरिया है तो कौन सा मोर्टार यूज करेंगे, डैम प्रूफिंग के लिए कौन सा यूज करेंगे, तो उनका जो प्रपोर्शन है ना वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कई बार इनके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये वाली जो पूरी टेबल है वो आपको याद होना चाहिए। मैं जो आपको जो मैं आपको बता रहा हूं इनमें कौन सी टिक लगा रहा हूं वो तो जरूर याद होनी चाहिए। जैसे डैम प्रूफिंग कोर्स के लिए आपको याद होना चाहिए, आरसीसी वर्क के लिए यूज होना चाहिए, ब्रिक वर्क के लिए यूज होना चाहिए, पॉइंटिंग के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है, और पैरापेट वॉल के लिए आपको पता होना चाहिए कितना कितना हम प्रपोर्शन यूज करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि आप सीमेंट मोटा बना रहे हैं, बताओ कितना प्रपोर्शन यूज करेंगे, इस वर्क के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये पूरी टेबल आपके लिए बड़े काम आएगी, इसको याद रखना। ठीक है, याद रखो इस बात को। इसके साथ आपका जो लाइम एंड मोर्टार है यही तो चाहिए था, मिल गया आपको ये सब। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ आपका जो लाइम एंड मोर्टार है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। जो आपका लाइम एंड मोर्टार है वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ब्रो, तो जो मेन टॉपिक है जो आपके एसएससी में और डीडीए में आ सकते हैं उनको मैंने कंप्लीट कर दिया 1 घंटे के अंदर, लाइम एंड मोर्टार को। ठीक है, नेक्स्ट चलें। तो ये तो कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये मैंने सेव कर दिया इससे कि आपको काम आ जाए, मैंने ये सेव कर दिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोन के बारे में, बात कर लेते हैं। स्टोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपने सबसे पहले सीमेंट पढ़ लिया, कंक्रीट पढ़ लिया, टिम्बर पढ़ लिया, लाइम एंड मोर्टार पढ़ लिया। अब स्टोन भी पढ़ लीजिए कि स्टोन होते क्या हैं, कहां से बने, क्या हुआ इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसके सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टोन का मतलब क्या है। स्टोन मेरे पास एक नेचुरली अकरिंग मटेरियल है और इनको हम डिफरेंट टाइप के लिए यूज करते हैं। ओके, तो अब ये जो आपके पास जितने भी स्टोन हैं ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल के बने होते हैं। कुछ आपके आर्गिलेसियस होते हैं जो किले के बने होते हैं, कुछ आपके कैलकेरियस होते हैं जो कैल्शियम से बने होते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको जो स्टोन मिलता है वो छोटे छोटे पार्ट में मिल जाता है, वो एक बड़े हार्ड मास में मिलता है, पूरा पहाड़ मिलता है। उसको हमें तोड़ना पड़ता है, उसको हमें ब्लास्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो यदि मुझे अपने स्टोन की रॉक, स्टोन फ्रॉम अ रॉक से इसको क्या करना पड़ता है, क्वेरिंग करनी पड़ती है, निकालना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक टूल को यूज करते हैं, इसका नाम होता है जंपर टूल। जंपर टूल याद रखेंगे, तो एग्जाम में आएगा कि क्वेरिंग ऑफ स्टोन फ्रॉम द रॉक बाय डन इस जंपर टूल को हम यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है। इट इज डन ऑन ए हार्ड स्टोन एंड कॉम्पैक्ट रॉक बाय द ब्लास्टिंग। हम इसके अंदर ब्लास्टिंग यूज करते हैं, उसके लिए हम गन कॉटन यूज करते हैं। ये ब्लास्टिंग मटेरियल है। ठीक है, आपको बम बनाना सिखा रहा हूं मैं। ब्लास्टिंग मटेरियल होते हैं, ब्लास्टिंग मटेरियल होते हैं गन कॉटन। इससे क्या होता है, इससे जो आपका बड़ा रॉक मास है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। आपकी रॉक बनी कैसे, कहां से आई ये रॉक। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके वॉल्केनिक इरप्शन से बनती है। जब आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मान लो ये आपका वॉल्केनो है, ठीक है, दिस इज योर वॉल्केनो। अब क्या हुआ, इसके अंदर लावा बना। ठीक है, मान लो क्या हुआ, यदि मैं रिक रॉक नॉट रिक, देखो क्या हुआ, यदि मैं बात करूं यहां पे
कि सबसे पहले जो मेरे पास यहां पे एक लावा था, मेरे पास क्या होगा, अंदर का जो टेम्परेचर यदि वो बढ़ता है आपके वोल्केनिक इरप्शन से, अंदर का जो टेम्परेचर है पहले वो बढ़ता है, और यहां पे जो आपका मैग्मा होता है, दिस इज योर मैग्मा, ठीक है। अब जैसे टेम्परेचर का ग्रेडियंट बना तो ये सब जो मैग्मा है ये बाहर निकलना स्टार्ट करता है। तो जैसे ये बाहर निकलना स्टार्ट करता है तो इसको हम लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा। इसको हम लावा बोलते हैं। अब क्या हुआ, ये हुआ क्यों? क्योंकि आपकी धरती के अंदर ना बहुत ज्यादा हीट है, और वो हीट कभी ना कभी तो बाहर निकलेगी जब भी आपका प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, टेम्परेचर चेंज होगा। जब पानी का फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे होता है वो किसकी वजह से होता है? इस हेड के डिफरेंस की वजह से ही पानी फ्लो करता है। ऐसे ही जो यहाँ पे मैग्मा है जो उबल रहा था हीट की वजह से, वो आपकी सरफेस पे कभी ना कभी तो आएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंजेस होते रहते हैं। तो जब वो बाहर आया तो वो लावा की फॉर्म में आया। अब जब लावा की फॉर्म में आया तो टेम्परेचर अंदर तो कुछ और था, अब जो बाहर टेम्परेचर है वो अलग टेम्परेचर है। तो कुछ टाइम के बाद ये लावा जमना स्टार्ट हो जाता है, और लावा के जमने से जो सबसे पहले रॉक बनता है वो इग्नियस रॉक बनता है। इग्नियस रॉक बनता है, ठीक है, इग्नियस रॉक बनेगा। मेरी बात समझ में आई? अब इस इग्नियस रॉक पे की वजह से आपके बहुत सारे जो मटेरियल्स होंगे या बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी जो टाइम के साथ साथ डिग्रेड हुई होंगी। मान लो क्या है, मेरा एक समुद्र था, उस समुद्र में क्या हुआ, बहुत सारी मछली थी, मछली मर गई। अब आपकी मछली मरेगी तो बॉटम पे आ गई, मान लो बॉटम पे आ गई और जम गई, तो क्या बनता है, जब सेडिमेंट बनना स्टार्ट हो जाता है क्या होगा, इस पे बहुत सारा टेम्परेचर चेंज होगा इस इग्नियस रॉक पे। टाइम के साथ साथ टाइम की मार पड़ेगी, हवा की मार पड़ेगी, तो क्या होगी, ये चेंज हो जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पोजीशन में, तो वहां से आपकी सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद जब इस पे टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है बहुत सालों के बाद, तो फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली बना किससे, ये आपके वॉल्केनिक इरप्शन से बना। जब स्टार्टिंग में आपका मैग्मा कूल होना स्टार्ट हुआ या लावा आपका कूल होना स्टार्ट हुआ तो इग्नियस रॉक बनी। फिर टाइम के साथ साथ कुछ सेडिमेंट जमेगा, छोटे पार्ट में कन्वर्ट होगा, तो उससे क्या होगा, उससे आपका सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। फिर उस पर प्रेशर और हीट का बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है टाइम के साथ साथ, बहुत कई सालों, हजारों सालों के बाद फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन आपके ऐसे बनते हैं, ठीक है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन आपके ऐसे बनेंगे, ठीक है। अब जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इग्नियस रॉक, rock which are formed by the cooling of magma, brick earth dried from the disintegration of igneous rock। ब्रिक अर्थ जो ड्राई होता है वो डिसइंटीग्रेशन होता है आपके रॉक की वजह से। इसमें आपकी दो तरह की रॉक बनती हैं बेसिकली, एक होती है इंट्रेंसिव रॉक, एक होती है एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक में भी आपके पास कुछ टाइप लिखे हुए हैं यहाँ पे। इंट्रूसिव मतलब क्या होता है, मैग्मा कम्स बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। यदि आपका ये जो मैग्मा है, ये जो लावा है, ये आपके अर्थ सरफेस से पहले जब आपका ऊपर उठा होगा तो कुछ बहुत सारा जो पार्ट है वो यहीं पे जम गया होगा। यदि हम यहीं पे जम जाता है तो उसको हम इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं, मतलब अंदर की साइड जम गया। दूसरा होता है प्लूटोनिक, यदि ये क्या हो रहा है कि अर्थ सरफेस की एक कंसिडरेबल डेप्थ पे जमा, यदि हाँ जमा तो ठीक है, लेकिन एक कंसिडरेबल डेप्थ पे जमा तो इसको हम प्लूटोनिक रॉक के नाम से जानते हैं। यदि शैलो डेप्थ पे जमा तो उसको हम हाइपाइबैसल रॉक के नाम से जानेंगे। दूसरा होता है मेरे पास क्या, एक्सट्रूसिव रॉक। वो कौन सा होगा, व्हेन द मैग्मा कम्स आउट अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो बाहर जमेगा, देखो अंदर की सरफेस पे भी क्या होता है, शैलो डेप्थ पे जमा, एक होता है बिग डेप्थ पे जमा। यदि शैलो डेप्थ पे जमेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, शैलो डेप्थ पे जमेगा तो हम उसको हाइपाइबैसल बोलेंगे, ठीक है। लार्ज डेप्थ पे लेकिन इस वोल्केनो के अंदर वाले पार्ट में ही जम रहा है तो क्या बोलेंगे उसको हम प्लूटोनिक रॉक के नाम से जानते हैं। यदि सरफेस पे जम गया तो उसको हम वोल्केनो रॉक के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा होता है आपके पास एक्सट्रूसिव रॉक, जो आपका जब मैग्मा बाहर निकल गया, लावा बाहर निकल गया, उसके बाद जमना स्टार्ट कर रहा है तो उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक के नाम से जानते हैं, इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हम बात करते हैं। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्री फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। सेडिमेंट्री रॉक भी होती है जो कॉम्पैक्शन पे काम हुआ, आपके सेडिमेंट का कंसोलिडेशन हुआ टाइम के साथ साथ कई सालों के बाद,
तो जो आपका एक पहले ही रॉक रखा हुआ था उस पे बहुत सारा सेडिमेंट जम गया, दैट इज कॉल्ड द सेडिमेंट्री रॉक। जैसे ग्रेवल हो गया, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, लिग्नाइट हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इग्नेस रॉक के एग्जाम्पल क्या है? तो इग्नेस रॉक के एग्जाम्पल पैगमेटाइट हो गया, डोलेराइट हो गया, डोलोराइट हो गया, बसाल्ट हो गया, सब क्या होते हैं? ये सब आपके पास इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा इंट्रूसिव है, कौन सा एक्सट्रूसिव है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बसाल्ट जो है वो आपके पास कौन सा होगा? वो आपका इंट्रूसिव रॉक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो सरफेस पे जमेगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि एक्सट्रूसिव रॉक कौन सा होगा, तो ग्रेनाइट आएगा इसके अंदर। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो होता है वो आपका एक्सट्रूसिव रॉक होता है, जो आपके वोल्केनिक इरेप्शन के बाहर जमेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रेनाइट रॉक आपके पास कौन से होंगे? एक्सट्रूसिव रॉक हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो मेटामॉर्फिज्म की वजह से होते हैं। ठीक है, द इग्नियस एंड द सेडिमेंट्री रॉक चेंजिंग कैरेक्टर व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। यदि आपके इंटेंस हीट और प्रेशर आ रहे हैं तो उसकी वजह से मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक बनेंगे। ठीक है, ये जेनेसिस होगा, मार्बल होगा, क्वार्ट्ज होगा, स्लेट होगा। जो स्लेट होती है ये क्या होती है? ये आपके एक्सीलेंट रूफ कवरिंग मटेरियल होते हैं, आपको ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बताओ यदि मैं रूफ कवरिंग मटेरियल के लिए यूज करूंगा तो मैं कौन सा टाइप का रॉक यूज करूंगा? तो आप बोलोगे मेटामॉर्फिक रॉक यूज करूंगा। ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्लेट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जेनेसिस किससे बना? ग्रेनाइट पे क्या हुआ? ग्रेनाइट पे मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है, उससे ये बनता है। ग्रेनाइट पे मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है, मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है, और उसी से ये जो ग्रेनाइट है ये जेनेसिस में कन्वर्ट होता है, इससे ये जेनेसिस में कन्वर्ट होगा। ठीक है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब क्या होगा? जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें क्या हो गया? 3 टाइप हो गए, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। यदि मैं आपसे पूछूं कि हम ना उस पर काम ही नहीं कर रहे जियोलॉजिकल पे, हम काम कर रहे हैं उसके फिजिकल क्लासिफिकेशन पे, तो फिजिकल में क्या होगा? ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रेटिफाइड, एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड, एक होता है फॉइलेटेड। स्ट्रेटिफाइड ये होता है कि पसेस अ प्लेन ऑफ क्लेवेज एंड स्ट्रेटिफिकेशन अलोंग विच दे आर कैन बी स्प्लिट। हम क्या करते हैं? हम इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काट सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते थे स्ट्रेटिफाइड सॉइल है ये। मतलब यदि मैं मेरे पास एक रॉक है, इसको मैं एक प्लेन के अलोंग काट सकता हूं आराम से, तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड रॉक। ठीक है, जैसे क्या होता है? जेनेसिस हो गया, स्लेट हो गया, सब आपके स्ट्रेटिफाइड रॉक होते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कौन से होंगे? जिनको हम ग्रेनुलर और कॉम्पैक्ट ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम एक पर्टिकुलर सेक्शन के अलोंग काट नहीं पाएंगे, वो आपके अनस्ट्रेटिफाइड रॉक के अंदर आएगा। तीसरा हम बात करते हैं फॉइलेटेड रॉक के बारे में। हैव अ टेंडेंसी टू स्प्लिट अप इन ए डेफिनेट डायरेक्शन ओनली इन द मेटामॉर्फिक रॉक। हम क्या होता है? हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर, ऐसा नहीं कहीं से भी काट दिया। अब क्या होते हो समझो ध्यान से। फॉइलेट स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होता है? आप कहीं से कटिंग कर रहे हैं, कर दो, यहां से कटिंग करते हैं, यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। लेकिन जो फॉइलेट है ना, उसके अंदर फॉइल फॉर्म में होता है। आप जो काट सकते हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अलोंग काट सकते हैं। यदि यहीं पे कटिंग है तो यहीं पे कर सकते हैं, और किसी भी पॉइंट पे आप कटिंग नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड द फॉइलेटेड रॉक। ठीक है, तो यहां क्या होगा? इसमें बेसिकली हम मेटामॉर्फिक रॉक को ही लेके आते हैं जो यहां पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया आपके पास फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे आपके केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कि आपके रॉक के केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। उसमें जो हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल या कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे कि कौन सा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जा रहा है आपके रॉक के अंदर, उसके बारे में यहां पे बात की जाएगी। जैसे हम बात करते हैं सिलिशियस रॉक के बारे में, तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सिलिका और सैंड पाया जाएगा। हार्ड होगा, ड्यूरेबल होगा, नॉट इजिली अफेक्टेड बाय द वेदरिंग। ठीक है, यदि इसके अंदर सिलिका पाया गया, सैंड पाया गया, और इस पे क्या होता है? वेदर का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे ग्रेनाइट हो गया, क्वार्जिटाइट हो गया, जेनेसिस हो गया, बसाल्ट हो गया, ये सिलिशियस होते हैं। इनमें क्या होता है? सिलिका भरचूर कह रहा हूं, प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। सिलिका इज फाइंड इन द एम्पल अमाउंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्गिलेशियस रॉक के बारे में। आर्गिलेशियस रॉक वो रॉक होते हैं जिनमें क्ले और एल्यूमिना मेन जो कांस्टेंट है वो ये पाया जाता है। यदि आपके रॉक के अंदर क्ले और एल्यूमिना सबसे ज्यादा पाया गया तो इसको हम
आर्गिलेशियस रॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, समय बात सभी को तो जानेंगे। अब क्या होगा, मेन कांस्टेंट के लिए एलुमिना पाया गया, एग्जांपल है आपके पास स्लेट, लैटेराइट एंड द क्योलिन के नाम से हम इसको जानते हैं। ये तो आपको पढ़ा ही होगा, ये सब क्या है, आर्गिलेशियस कंपाउंड होते हैं, किले के कंपाउंड होते हैं। तीसरे होते हैं कैल्केरियस कंपाउंड। कैल्केरियस कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनका जो मेन कांस्टेंट है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मेन कंपाउंड पाया जाएगा। कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो आपका मेन कंपाउंड यहां पे पाया जाएगा। ड्यूरेबिलिटी ऑफ रॉक विल बी डिपेंड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। एग्जांपल क्या होंगे इसके, मार्बल होगा, लाइमस्टोन होगा, इसमें क्या होगा, एल्यूमिनस सिलिका भी पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जो मेन कंपाउंड है ना वो कैल्केरियस है। एक होता है कैल्केरियस, एक होता है कैल्साइट। कैल्साइट एक मिनरल है, ठीक है, जैसे आपका फेल्सपर एक मिनरल है, फेल्सपर एक मिनरल है, मिक्का एक मिनरल है। ठीक है, ये मिनरल्स कंपाउंड है। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके मिनरल्स कंपाउंड है। इनको आप इनसे मत बोलना कि इट इज अ मेन कांस्टेंट ऑफ द कैल्शियम कंपाउंड ना, ये मिनरल पाए जाएंगे। जैसे क्या होता है, जैसे आपके किले के मिनरल्स होते हैं, ऐसे ही आपके रॉक के अंदर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्साइट, फेल्सपर, मिक्का, ये सब आपके मिनरल कंपाउंड है। मिनरल समझते हो क्या होते हैं, पता है मिनरल्स क्या होता है, जो आपकी रॉक की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज को एनहेंस कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं, उन्हीं को हम मिनरल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें चेक करना है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आपका जो बसाल्ट है वो किससे मिलके बना, लाइमस्टोन से क्या बना, सैंडस्टोन से क्या बना, मडस्टोन से क्या बना। तो बेसिकली ये कन्वर्जन है। क्या है ये, कन्वर्जन है, इट इज अ कन्वर्जन। जो बसाल्ट है वो आपके पास एक इग्नियस रॉक है, वो बाद में मेटामॉर्फिज्म एक्शन हो जाता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बसाल्ट, जल्दी बोलो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ग्रेनाइट जो होता है वो स्केचेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लाइमस्टोन आपके मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, सैंडस्टोन आपके क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो जाता है, मडस्टोन सेल जो होते हैं वो आपके स्लेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बताओ मुझे, जो बसाल्ट है ये वो एक इग्नियस रॉक है, उस पर मेटामॉर्फिज्म एक्शन हुआ तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, जल्दी बोलो, बोलो भाई। इतने तो क्वेश्चन पढ़े ही हैं हमने यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करी है हमने इतनी, तो हमें पता होना चाहिए बसाल्ट से क्या बना। दुर्गा शंकर नहीं आता जो क्लास के अंदर है। डीडी की डेट आ गई है आपकी, डीडी एग्जाम डेट। क्या बना, ट्रैप बना है। क्या बना, जेनेसिस बना। नहीं बेटा, जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है वो बनता है जेनेसिस में। ग्रेनाइट जो होगा वो आपका जेनेसिस में कन्वर्ट होगा, जेनेसिस में कन्वर्ट होगा। बसाल्ट किस में कन्वर्ट होता है, ट्रैप में कन्वर्ट होगा। सर ट्रैप बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे, जल्दी बोलो, ट्रैप बोलेंगे कुछ और बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जो बसाल्ट है ना वो ग्रीन स्टोन में कन्वर्ट होता है, ग्रीन स्टोन में कन्वर्ट होगा। किसमें, ग्रीन स्टोन में। ठीक है, बसाल्ट से इसकी टेस्ट बनता है ना। हाँ 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 हाँ, इस ग्रीन स्टोन, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है। जो ग्रेनाइट है ना इससे जेनेसिस बनेगा, जेनेसिस बनेगा। और जो एक ग्रीन स्टोन होता है ना इसी को हम स्क्योइस्ट बोलते हैं, स्क्योइस्ट ही हम इसको बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बोला है अरविंद ने, जिसने बोला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ग्रेनाइट का जो इग्नियस रॉक है उस पर मेटामॉर्फिक एक्शन होता है तो वो जेनेसिस में कन्वर्ट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट, और ये जो ग्रीन स्टोन बनते हैं इसी को हम स्क्यूसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ बिल्डिंग स्टोन, टेस्ट फॉर द बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन के अंदर हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं? तो इसके अंदर हम एसिड टेस्ट करते हैं। हम क्या करेंगे इसके अंदर, इन दिस टेस्ट सैंपल ऑफ स्टोन हम लेंगे जिसका वेट आपका 0.5 से 1 न्यूटन के बीच में होगा। इट इज प्लेस इन द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैविंग अ स्ट्रेंथ ऑफ 1% एंड इज कैप्ड देयर 7 days। दिस टेस्ट मोर कॉमनली परफॉर्म इन द सैंडस्टोन। हम क्या करते हैं, आपके स्टोन को ना एक स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर डाल देते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यदि उसमें कुछ भी कन्वर्जन हुआ, कुछ भी इसके साथ में रिएक्शन हुई, तो हम बोल देते हैं कि दिस, यदि 1% से ज्यादा का इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो स्ट्रेंथ पार्टिकल कंडीशंस हैं वो इसके यहाँ पे स्पेसिफाइड हुई, मतलब ये डिसॉल्व फॉर्म में पाया गया, या हम बोल सकते हैं सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। लिक्विड के सोल्यूबल फॉर्म में यदि ये 1% से ज्यादा ही कन्वर्ट हुआ तो उसके वेट को हम नाप लेते हैं बाद में कितना चेंज हुआ, एंड दैट परसेंटेज इज कॉल्ड द एसिड टेस्ट। दूसरा होता है एट्रेशन टेस्ट। दिस टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन। आपके स्टोन की वियर स्ट्रेंथ क्या है उसको चेक किया जाता है, जो बेसिकली आपके रोड कंस्ट्रक्शन में काम आएगी। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आपके स्टोन को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में चेंज करते हैं जो बेसिकली आपके 60 mm के साइज में आएगा, 60 mm के साइज में आएगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेबल एट्रेशन टेस्ट होता है या डॉली टेस्टिंग मशीन में हम यूज करते हैं। इसका आपका डाया 200 mm होगा और जो लेंथ है वो 340 mm होगा। यहाँ पे हम परसेंटेज वियर को कैलकुलेट करते हैं कि परसेंटेज वियर कितना है, कि आपका लॉस इन वेट कितना हुआ, इनिशियल वेट कितना था जब आपने इसके ऊपर यहाँ पे वियर एंड टीयर किया, वो लॉसेस की वजह से हम आपके चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज योर एट्रेशन वैल्यू। बात करते हैं क्रशिंग टेस्ट। स्टोन के अंदर क्रशिंग टेस्ट किया जाएगा बिकॉज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज फाउंड आउट बाय द टेस्ट। स्टोन सैंपल आर कट इनटू द क्यूब साइज ऑफ 40 mm, मिनिमम 3 स्पेसिमेन हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो 40 × 40 × 40 mm के हम क्या करेंगे, स्टोन के साइज को बनाएंगे और उसको, उसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो चेक करते हैं। कितनी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो ध्यान रखेंगे 100 Nm/mm² से ज्यादा की स्ट्रेंथ पाई जाती है आपके स्टोन के अंदर। तीसरा, बात समझ सभी को, तो जितने भी आपके गुड बिल्डिंग स्टोन होते हैं उनमें स्ट्रेंथ हमेशा 100 Nm/mm² से के जितनी या उससे बड़ी होगी, वही आपके गुड बिल्डिंग स्टोन के अंदर आएंगे। तीसरा क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। इन दिस टेस्ट द लीस्ट 4 cube of stone which side is 40 mm are taken। 4 cube आ गया, 4 cube of 4 cubes of stone हम चेक करते हैं जो आपका 40 mm का डाया होगा। They are dried for the 72 hours and wait। They are immersed in 14% of solution of Na2SO4। They are dried in 100 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम यहाँ पे ना सोडियम सल्फेट को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, सोडियम सल्फेट को यूज करते हैं। और सोडियम सल्फेट को यदि मैं यूज कर रहा हूं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 का मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं और उसमें 14% दिस सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं कि आपका जो रॉक है या स्टोन है उसने कितने वॉल्यूम को चेंज किया आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। ठीक है, वो हम चेक करते हैं। और यदि आप कैल्शियम सल्फेट ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू हम 12% लेते हैं और यहाँ पे ये वैल्यू आपकी 14% होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों से हम चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज द लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्या इसकी जो सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर क्या होगी। यदि 14% सॉल्यूशन के अंदर इसने, आपके रॉक ने इसमें रिएक्शन कर ली तो आपका जो रॉक है वो खराब है। यदि ये लो सॉल्युबिलिटी पे काम किया तो हम फिर इसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन पे काम करते हैं कि आपका जो स्टोन है वो कितने पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। हम उसको 24 आवर्स के लिए पानी में रखते हैं, फिर हम उसको फ्रीज करते हैं -12 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे एंड वार्म्ड एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। दिस शुड बी डन इन स्टेट ऑफ प्रिवेंट एनी इफेक्ट ड्यू टू विंड, सन रेज। सच प्रोसीजर इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स एंड बिहेवियर ऑफ स्टोन इज केयरफुली ऑब्जर्व। मेन चीज क्या है इसके अंदर, हम ना आपके स्टोन के अंदर ये चेक करेंगे कि कितना ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा। ध्यान रखना, ये मैक्सिमम पानी जो एब्जॉर्ब कर सकता है, मैक्सिमम जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है वो आपका 10% एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए, गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए
ये वैल्यू आपकी 5% होती है। दिस इज 5% फॉर द गुड बिल्डिंग स्टोन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे कि मैक्सिमम कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, 10%, लेकिन गुड बिल्डिंग स्टोन जो अच्छी क्वालिटी के होंगे वो सिर्फ 5% पानी को ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और वो हम चेक, उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन चेक करेंगे। देखो क्या होगा, जितना पानी वो एब्जॉर्ब करेगा उसको अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन में चेक करके देख लेंगे कि इसकी वजह से आपका जो पानी है वो जम तो नहीं रहा, वो बाहर तो निकल रहा। क्योंकि क्या हुआ, जमेगा तो फिर एक्सपेंड करेगा और इसके अंदर क्रैक बना देगा, तो उन क्रैक को यहां पे रोका जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। हार्डनेस टेस्ट क्या होती है, ये आपके हार्डनेस को चेक करेगा। हार्डनेस के लिए हम क्या करते हैं, हम मोहो स्केल को यूज करते हैं। हम कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस को भी चेक कर सकते हैं कि इसने लॉस ऑफ वेट कितना किया, डिवाइड बाय 3 और 20 में से माइनस कर दिया, वहां से हमें कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस आता है और वो हम मोहो स्केल से यूज करते हैं। उसके लिए कुछ टेबल होती है, जैसे टॉक हो गया, उसका 1 होता है, जिप्सम का 2 होता है, कैल्साइट का 3 होता है, फ्लोराइड का आपके पास 4 होगा, एपेटाइट का आपके पास 5 होगा, टोपास का 8 होता है, क्वार्ट्ज के लिए ये होता है। तो क्या होता है, इसके लिए हम मोहो स्केल को यूज करते हैं टू कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ रॉक। ध्यान रखेंगे, मोहो स्केल, मोहो के धागे हैं ये। ठीक है, मोहो स्केल को हम यहां पे यूज करते हैं, मोहो स्केल को हम यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपैक्ट टेस्ट भी हम इसके अंदर करते हैं, डिटरमाइन द टफनेस ऑफ स्टोन। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंपैक्ट टेस्ट क्यों करते हैं। आपका जो स्टोन है वो कितना टफ है, कितने लोड को रेस्ट कर सकता है, कितने वेदरिंग रिएक्शन को झेल सकता है, वो सब हम चेक करते हैं आपके टफनेस के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा हम बात करते हैं स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट ये होता है कि कोई ऐसा सोल्यूबल कंपाउंड तो नहीं है जो आपके स्टोन को जमा दे, पिघला दे। तो क्या करते हैं, हम सोल्यूबल मैटर को चेक करते हैं स्मिथ टेस्ट के अंदर। इट परफॉर्म टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ एनी सोल्यूबल मैटर इन द स्टोन। आपके स्टोन के अंदर कोई सोल्यूबल मैटर तो नहीं पाया गया जो बाद में रिएक्शन करके आपके स्टोन की स्ट्रेंथ को कम कर देगा, वो हम चेक कर लेंगे यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन कितना होना चाहिए। यहां पे सब लिखा हुआ है, अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, जो स्टोन, ये याद ध्यान रखेंगे, ये पढ़ लेना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है 100 MPa, डार्क इन कलर होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे यदि स्टोन आपके पास रोड वर्क के लिए यूज कर रहे हैं तो हार्डनेस कोएफिशिएंट की वैल्यू 17 से बड़ी होनी चाहिए, मीडियम के लिए 14 to 17 होनी चाहिए, और यदि नॉट यूज फॉर द रोड वर्क तो ये वैल्यू आपकी 14 से कम भी चल जाएगी। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ वियर कितना हो सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन, सॉरी, ध्यान रखेंगे यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी आपके स्टोन होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा 2.7 से ज्यादा होती है। 2.7 से ज्यादा इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पाई जाएगी। किसी भी केस में आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.7 से कम नहीं होगी। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, नॉट एब्जॉर्ब मोर देन द 0.6% इन द वेट इन 24 आवर्स। 0.6% पानी से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, टफनेस इंडेक्स क्या होता है, इंपैक्ट टेस्ट से हम चेक करेंगे। हाई टफनेस आपका 19 होगा, मॉडरेट 30 19 होगा, नॉट टफ आपका 13 से कम होगा। ठीक है, यूज ऑफ स्टोन क्या होते हैं, जो हम डिफरेंट टाइप के स्टोन यूज करते हैं, जैसे अबटमेंट कर रहे हैं, पियर बना रहे हैं तो हम ग्रेनाइट को यूज करेंगे। डैम प्रूफिंग के लिए, रूफ प्रूफिंग के लिए स्लेट को यूज करेंगे। ऑर्नामेंटल वर्क के लिए मार्बल को यूज करेंगे, सैंडस्टोन को यूज करेंगे। फ्लोरिंग के लिए लाइमस्टोन, मार्बल, सैंड यूज कर सकते हैं। फेसिंग वर्क के लिए ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं। रिटेनिंग वॉल के लिए क्वार्ट्ज को यूज करेंगे। डबल मैशनरी के लिए बसाल्ट ट्रैप यूज कर सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट या पुट्टी बना रहे हैं उसके लिए चौक को यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी, एक चीज दिखेंगे यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 0.6%। जो मैंने आपको बताया 10%, 5%, ठीक है, पर यहां पे लिखा हुआ है 0.6%। तो क्या मैंने गलत बताया, क्या ये गलत लिखा हुआ है? व्हाट डिफरेंस बिटवीन देम, ये बता दो जरा एक बार लास्ट में, जाने से पहले हमको ये बता के जाओ। बताओ ब्रो, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना कि वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 0.6% इन वेट इन 24 आवर्स। जल्दी बोलो, अरविंद से उम्मीद है, सुशांत से भी उम्मीद है, कुछ बताएंगे वो, अक्षय से भी उम्मीद है, बताओ यार 0.6% क्या है ये? ये एवरेज वैल्यू है सर। किसकी एवरेज वैल्यू ब्रो?
इन वेट में के अकॉर्डिंग सही है, इन वेट में के अकॉर्डिंग सही है। बेटा तो क्या होता है, जब हम आपके पास वाटर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करेंगे तो एक तो हम 24 आवर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, और एक हम देखेंगे कि आप जितना भी मैंने स्टोन को यूज किया अभी तक उसने कितने मैक्सिमम पानी को लेके गया। तो जो मैं आपको बता रहा हूं 10%, 5%, वो आपके 24 आवर्स का नहीं है। जो मैं यहां बता रहा हूं वो आपके 24 आवर्स का है। तो 24 आवर्स में 0.6% से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब ना करें। लेकिन यदि आप 10 दिन में कैलकुलेट कर रहे हैं, 20 दिन में कैलकुलेट कर रहे हैं, पानी में डाल रखा है, छोड़ रखा है, तो मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी का पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, वो सिर्फ 5% है, यदि आप टाइम को 24 आवर्स से ज्यादा बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि कहीं 0.6% लिखा हुआ है, तो लिखा होगा वहां पे कि 24 आवर्स में कितना पानी को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो 0.6% बाय वेट ऑफ दिस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एवर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। आज आपकी बिल्डिंग मटेरियल की लास्ट क्लास है जिसमें हम पेंट एंड वार्निश के क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इसकी क्वेश्चन की फॉर्म तो मैं आपको करा चुका हूँ पहले ही, जो आप मैंने यूट्यूब पे कराए हैं। अभी उसकी क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ना, उसको हम चेक कर लेते हैं एक बार कि भाई कैसे क्वेश्चन आपके पेंट एंड वार्निश से आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन बच्चे छोड़ जाते हैं एग्जाम में कि लास्ट टॉपिक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम। सीमेंट, कॉन्क्रीट और टिम्बर पे काम कर लेते हैं, लेकिन पेंट छोड़ देते हैं, और पेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वी विल डिस्कस द चैप्टर 8। पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि लाइम मोर्टार में आपको करा चुका हूँ, ठीक है, वो आप प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस पेंट एंड वार्निश। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पेंट है वो बना क्या है। क्या ये पेंट तो इज अ थिन लेयर ऑफ कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म। जो भी आपके पास एक थिन लेयर है जो लिक्विड फॉर्म में पहले रहा होगा, उसको हमने सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके एक थिन लेयर को बनाया, दैट इज कॉल्ड द पेंट। इसी को हम पेंट के नाम से जानते हैं। अभी आप बताओ मुझे कि पेंट को हम यूज क्यों करते हैं अपने घरों में। यूज क्यों करते हैं तो उसके दो कारण होते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो भी आपकी सरफेस पे क्रैक बने हैं उन सारे के सारे क्रैक को भरता है पेंट, ठीक है। तो पहला ये क्रैक को फिलअप करेगा, ऐसा जो क्रैक्स हैं उनको फिलअप करेगा। और सेकंड नंबर में क्या होगा, सेकंड नंबर में इसकी अपीयरेंस। अपीयरेंस, यदि घर में पेंट नहीं हो रहा होगा ना तो अपीयरेंस अच्छी नहीं होती है, उसकी दिखने में अच्छा नहीं होता है वो, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या सभी पेंट कराते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे जो पेंट है उसके मेन कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं, किस किस से मिलके आपका पेंट बना होता है। तो सबसे पहले आपका होता है बेस, फिर आपका होता है व्हीकल, फिर आपका होता है ड्रायर। बेस क्या होगा, ये बेस है, बेसिक जो चीजें बनी हुई हैं आपकी पेंट वो इस बेस से मिलकर बना है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी इस बेस की पाई जाती है। ये बेसिकली आपके ऑक्साइड ऑफ मेटल्स होते हैं। इनके जो मेन कंपोनेंट है वो व्हाइट लेड हो सकता है, रेड लेड हो सकता है, डेड एनो हो सकता है, टाइटेनियम ऑक्साइड हो सकता है। ये बेस कंपाउंड है, इनकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी। यदि आप वुड के प्रोडक्ट को पेंट करना चाहते हैं तो उसमें जो आपका बेस होगा वो व्हाइट लेड होगा। यदि आप स्ट्रक्चर स्टील पे काम कर रहे हैं तो वहां पे जो बेस होगा वो रेड लेड होगा। और टाइटेनियम ऑक्साइड हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ व्हाइट पेंट। यदि मैं व्हाइट पेंट यूज कर रहा हूं तो टाइटेनियम ऑक्साइड को यूज करूंगा। दूसरा होता है व्हीकल। व्हीकल क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द करियर। ये जो करियर है इसकी हम बात करते हैं, ये है क्या, इसका मेन काम क्या होता है, जितने भी आपके कांस्टेंट पाए जाएंगे पेंट के अंदर उन सभी के अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है, सारे सारे पार्टिकल्स को बांध के रखता है। जैसे क्या होता है, जो आपका व्हीकल है वो क्या काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप उसको लेके जाते हैं, फिर आपको छोड़ के आता है, फिर वो लेके जाते हैं, तो क्या है वो इधर से उधर घूमता है। ऐसे ही जो यहाँ पे व्हीकल है उसका मेन काम क्या होता है कि ऑल द सरफेस जितने भी आपके पार्टिकल्स पाए जाएंगे, मेटल्स के कॉन्स्टेंट पाए जाएंगे, उन सबकी बॉन्डिंग कर। दूसरा ओपेक कोटिंग टू द पेंट। जो आप अपनी पेंट पे नॉन ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म को देखते हैं जिससे हमें आर पार नहीं दिख पाता है, वो ओपेक का काम करता है यहाँ पे क्या, आपका व्हीकल। हेल्प इन द स्प्रेडिंग द पेंट लिक्विड मीडियम। तो क्या करता है ये आपके पेंट को स्प्रेड करने का काम करेगा, इसको थिन बनाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में आपका मिलता है। कोई आपसे पूछे एग्जाम में कि बताओ आपके पेंट में वो कांस्टेंट कौन सा होता है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, वो आपका व्हीकल होगा। लिंसेड ऑयल पाया जाएगा, जैसे है ना, टर्पनटाइन पाया गया, टर्पनटाइन वैसे हम थिनर की तरह यूज करते हैं, और टंग ऑयल पाया गया, लिंसेड ऑयल पाया गया, पॉपी ऑयल पाया गया, नट ऑयल पाया गया। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके व्हीकल की तरह काम होते हैं। इनको हम कैरियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बात करेंगे ड्रायर।
अब क्या होगा, आपने अपने पेंट को चिपका दिया सरफेस पे, तो हम यही चाहेंगे ना कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है वो बाहर निकल जाए। यदि आपने इसके अंदर पानी को मिलाया तो वो बाहर निकल जाए, या कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंट निकाले तो वो बाहर निकल जाए, सिर्फ पेंट पेंट ही बचे। पहले क्या होता है, स्टार्ट में पेंट गीला होता है ना, लेकिन बाद में क्या होता है, पेंट सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ड्रायर पाया गया, और ड्रायर ने क्या किया, जो अलग कंपोनेंट थे जिनको बाहर निकलना था उनको वहां से बाहर निकाल दिया। तो क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड द ड्रायर। एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, एग्जाम्पल लिथरेज यूज करते हैं, ड्राइव इनटू द ऑयल पेंट शुड नॉट बी मोर देन 8 to 10%। मेन जो आपके पास ड्रायर हम यूज करते हैं वो लिथरेज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पेंट यूज करते हैं टू इन द फॉर्म ऑफ ड्रायर। ठीक है, तो ये ड्रायर क्या होता है, ड्रायर नॉट ड्राइवर, दिस इज ड्रायर्स। ड्रायर इन ऑयल पेंट शुड नॉट बी, जो ड्रायर की वैल्यू है वो 8 से 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आपने ड्रायर की वैल्यू 8 से 10% रख दी तो इसके अंदर क्रैक बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हम पढ़ेंगे व्हाट आर डिफेक्ट्स ऑफ पेंट, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी हम यूज करते हैं। वैसे तो बेसिकली आपके 5 कंपोनेंट होते हैं, एग्जाम पूछेगा कि बताओ पेंट के कौन से बेस 5 कंपोनेंट होते हैं, तो कौन कौन से होंगे, बेस होगा, व्हीकल होगा, ड्रायर होगा, और आपका सॉल्वेंट होगा, और कलरिंग पिगमेंट को यूज किया जाएगा। यदि मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो मेक अ पेंट थिन, पेनिट्रेट थ्रू द पोरस सरफेस, रिड्यूस द कंसिस्टेंसी ऑफ द पेंट। क्या करता है, ये आपके पेंट की थिन फिल्म बनाता है, इट्स मेक द थिन फिल्म ऑफ द पेंट, पेनिट्रेशन थ्रू द पोरस सरफेस, रिड्यूस द कंसिस्टेंसी ऑफ द पेंट। हमें अपने पेंट के अंदर ना कंसिस्टेंसी ज्यादा नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि जो आप अपने पेंट को चिपका रहे हैं सरफेस पे, यदि उसके अंदर ज्यादा फ्लूइडिटी रही तो फिर वो ढंग से चिपक नहीं पाएगा, उसकी जो थिन लेयर होगी वो बहुत ज्यादा थिन हो जाएगी, और वहां पे फेडिंग या डिफरेंट टाइप के जो डिफेक्ट्स होते हैं पेंट के अंदर वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इस पे काम करेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी को काफी कम रखेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका सॉल्वेंट का, स्पिरिट ऑफ टर्पेंटाइन, बेंजीन, नैप्था, ये सब क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में पाए जाने। अब होता है कलर पिगमेंट। आपको बड़ा शौक होता है घरों में अलग अलग पेंट करवाने का, कि बच्चों का घर है तो हम ग्रीन कलर करवाएंगे तो उनको देखने में अच्छा लगे, रंग बिरंगे कलर करवाएंगे, है ना, या फिर पापा का रूम है थोड़ा व्हाइट कलर दिखेंगे, उनको शांत कलर थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम पेंट के पिगमेंट पे काम करेंगे जो आपको कलर प्रोड्यूस करेगा पेंट के अंदर। वो कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे सिर्फ पेंट का काम कलर को प्रोड्यूस करना नहीं होता है। यदि आपके सरफेस के अंदर कहीं क्रैक बने हुए हैं, टिंट आ गया है, उन सबको भी ढक देता है आपका पेंट। इसीलिए हम इस पिगमेंट को यूज कर सकते हैं जो कलर कॉम्बिनेशंस में पाए जाते हैं। जैसे यदि मुझे व्हाइट पेंट चाहिए तो हम जिंक ऑक्साइड को यूज करेंगे, यदि मुझे कॉपर सल्फेट मैंने यूज किया तो ग्रीन कलर देगा, इंडिगो कलर आपका ब्लू देगा। ठीक है, इंडिगो मतलब क्या है, ये पिगमेंट है। रेड लेड है तो वो रेड कलर देगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये डिफरेंट टाइप के हम कलर पिगमेंट पे काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ पेंटिंग। जब आप पेंट लगा देते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट आपका होता है ब्लिस्टरिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक ना एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, 1 नंबर यहां से अपना पक्का कर लो। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो वो है आपके पास डिफेक्ट्स ऑफ पेंटिंग। ये क्या है मेरे पास, दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द वाटर वेपर विच इज ट्रैप्ड द पेंटेड सरफेस। मतलब क्या है कि आपका कोई वाटर वेपर आ गया और वो आपके पेंट के सरफेस पे जाके चिपक गया और वो ट्रैप हो गया, वो बाहर नहीं निकल पाया, वो इवेपोरेट नहीं हो पाया। तो क्या करेगा वो आपके इस थिन फिल्म के नीचे बबल्स फॉर्म करेगा, और वो बबल फॉर्म जब हो जाते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स अंडर द फिल्म of paint occur in the detect. It may be occur from various causes such as imperfect seasoning of timber, excess oil used and the final coat etc. ठीक है, मान लो आप अपने पेंट जो कर रहे थे वो लकड़ी के ऊपर पेंट कर रहे थे, तो यदि आपने सीधी अच्छे से नहीं गई तो आपके सैप रहेगा, वहां पे बबल्स बन सकते हैं। आपने ज्यादा ऑयल यूज कर दिया, वहां बन सकते हैं, या फिर मॉइस्चर कंटेंट की वजह से भी आपके ब्लिस्टिंग हो सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बताओ वो कौन सा डिफेक्ट होता है इसके अंदर हम बबल फॉर्म हो जाते हैं, आपकी जो वाटर वेपर है वो ट्रैप हो जाती है पेंटेड सरफेस के ऊपर, तो क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द ब्लिस्टरिंग। इसी को हम ब्लिस्टरिंग के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सब जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ब्लिस्टरिंग है। ठीक है ब्रो, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लूम, नॉट अ बूम, दिस इज ब्लूम। ब्लूम क्या है मेरे पास, the defect, the formation of dull patches occurs on the finished polished surface. It is due to the defect of paint or the bad ventilation.
यदि देखो क्या है, आपने अपनी सीलिंग वाली चीज को ना ऐसे पेंट किया, सीलिंग वाले पार्ट को पेंट किया, वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे और जगह आपके पास यूनिफॉर्म पेंट सरफेस है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास डल पैचेस हो गए। ये जो डल पैचेस होते हैं ये आपके पुअर वेंटिलेशन की वजह से होते हैं। अच्छा वेंटिलेशन नहीं हो पाया, आपका पेंट यहाँ पे सूख नहीं पाया, और उसकी वजह से ये डल पैचेस आ जाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम ब्लूम के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानेंगे इसको, इसको हम ब्लूम के नाम से जानते हैं। ठीक है ब्रो। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं फेडिंग। फेडिंग तो सब जानते हैं, फेड हो गया कलर, है ना, आपने पेंट करवाया फेड हो गया। तो क्या होता है, द ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर इज नोन एज अ फेडिंग एंड इट इज मेनली द इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन पिगमेंट ऑफ अ पेंट। आपने जो पेंट को यूज किया उसके अंदर पिगमेंट जो यूज किया, जो सनलाइट है, सनलाइट की वजह से बहुत सारा पिगमेंट इवेपोरेट हो गया। आपने ब्लू कलर यहां पे यूज किया, अभी क्या हो गया, स्काई ब्लू हो गया, या तो डार्क ब्लू था आपने, तो इसी को हम फेडिंग के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड द फेडिंग। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैकिंग। ये सबसे ज्यादा देखा होगा आपने घरों में। अब देखो जरा फिगर देखो इसकी, देख रहे हो सर फिगर इसकी, सर तो नहीं देख रहे हमारे। तो ये सबसे ज्यादा आपने देखा होगा घरों में कि इस टाइप का जो पेंट है उसके अंदर क्रैक बन जाते हैं। ये होते क्यों हैं? द स्मॉल पोर्शन ऑफ द पेंटेड सरफेस इज समटाइम्स सीन लॉस, इट इज ऑन द फ्लैकिंग एंड ड्यू टू द पुअर अडेशन। अरे जो आपका पेंट आप यूज कर रहे हैं ना, वो सरफेस पे चिपकना चाहिए, आपने क्या किया, आपने थिक लेयर को यूज कर दिया, या फिर आपके पेंट के अंदर अडेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, चिपकने की प्रॉपर्टी नहीं है दो सरफेस के बीच में, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर ऐसी पपड़ी बन जाती है। घरों में देखा होगा आपने कि पपड़ी बन गई पेंट के ऊपर, ठीक है, पेंट सरफेस के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, इसी को हम फ्लैकिंग के नाम से जानते हैं। और ये सब डिफरेंट टाइप के जो क्रैक्स हैं वो देखने को मिलते हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं घर में, इन पपड़ी को उठा के खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, छुटा देते हैं इसको पूरी पूरी को, जगह जो सीमेंट है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द फ्लैक। नेक्स्ट फ्लैशिंग बोलते हैं, फ्लैशिंग। ये जो फ्लैशिंग है ना, ये बेसिकली आपके ब्लैक पेंट पे ज्यादा दिखने को मिलती है। आपको दिख भी रही होगी यहाँ पे, कि यहाँ पे, और मेरे इस पूरे बोर्ड में भी दिख रही होगी आपको कि यहाँ पे फ्लैशिंग हो रही है व्हाइट व्हाइट। ये क्या है आपके पास, समटाइम द ग्लॉसी पैचेस आर सीन ऑन द पेंटेड सरफेस, दिस इज नॉट द फ्लैशिंग, इट इज मेनली ड्यू टू द पुअर वर्कमैनशिप, चीप पेंट और वेदर एक्शन। आपने अच्छे से पेंट को नहीं लगाया, यूनिफॉर्म वे में पेंट नहीं लगाया, आप अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात कर रहे थे और पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, कहीं पे पेंट लगा दिया, कहीं पे पेंट नहीं लगाया। दूसरा, जो वेदरिंग एक्शन है उसकी वजह से कुछ पार्ट में कम आपके पास पेंट लगा, कुछ पार्ट में ज्यादा पेंट लग गया, तो क्या होगा, कुछ सरफेस आपकी ऐसी फ्लैश सरफेस हो जाएगी। जब भी लाइट चलेगी तो आपको यूनिफॉर्म कलर नहीं दिखा, कहीं पे आपको फ्लैशिंग दिखाई देगी, इसे क्या बोलते हैं, इसी को हम फ्लैशिंग के नाम से जानेंगे। ध्यान रखेंगे कैसा होता है पेंट का और डिफेक्ट होता किसकी वजह से है, ये दो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राइंडिंग के बारे में। ग्राइंडिंग क्या होती है, नॉट ग्राइंडिंग, दिस इज ग्राइंडिंग। When the final coat of paint has not sufficient opacity and the background is clearly seen, this is known as a grinding. आपने अपनी सरफेस पे पेंट को लगाया, अच्छे से नहीं लगाया, हो सकता है कि सनलाइट का यहाँ पे कुछ भी हो गया हो, इवेपोरेशन कर दिया उसने, तो क्या हो गया, आपको अपने वॉल की पीछे की सरफेस दिखाई दे रही है। हम बोलते हैं इसको कि इसके अंदर ओपेसिटी नहीं है, ओपेक नहीं हो पाया आपका पेंट। तो यदि ओपेक होगा तो वो इस पीछे की सरफेस को दिखाई नहीं देगा, तो इसके अंदर ओपेसिटी का सबसे बड़ा दिक्कत होता है और इसी को हम ग्राइंडिंग बोलते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि आप ऐसे तो वैसे तो पेंट का जो कलर है वो तो ये है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये पूरा पार्ट आपको दिखाई देने लगा है, ठीक है, पीछे की जो सरफेस है वो आपको दिखाई देने लगी है, इसी को हम ग्राइंडिंग के नाम से जानते हैं। नाउ विल डिस्कस द रनिंग। रनिंग क्या होती है, पेंट भाग जाता है, पेंट बोल रहा है मुझे नहीं चिपकना, तो क्या है, द पेंट रन्स बैक एंड लीव स्मॉल एरिया ऑफ सरफेस अनकवर्ड। The defects occur when the surface to be painted too smooth. आप अपने आपने क्या किया, हम हमेशा बोलते हैं कि जब आप पेंटिंग कर रहे हैं ना तो वॉल सरफेस को रफ रखो। यदि आपने उसको बहुत स्मूथ कर दिया, नहीं हम तो बिल्कुल स्मूथ करेंगे, तो बेटा पेंट चिपकेगा नहीं इसके ऊपर, ठीक है। तो यदि आपने यहाँ पे पेंट यूज किया तो ये बह के ऐसे नीचे आ जाता है, ऐसे नीचे आ जाएगा और ऐसी लेयर बना देगा। क्या बोलते हैं इसी को हम रनिंग के नाम से जानते हैं, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट टैगिंग की बात करते हैं। सैगिंग क्या होता है, व्हेन द वर्टिकल और इंक्लाइंड सरफेस इज टू थिकली पेंटेड द डिफेक्ट ऑफ सैगिंग अकर्स। आपने क्या किया, सरफेस तो आपकी रफ थी लेकिन आपने बहुत ज्यादा पेंट यूज कर दिया, तो क्या हो गया, जो लेयर आपकी थिन लेयर होने वाली थी अब वो क्या हो जाएगी, अब वो थिक लेयर हो जाएगी,
और जब थिक लेयर हो जाएगी तो क्या करेगा, वो ऐसे इंक्लाइंड सरफेस में ऐसे चीजें देगा। आप देख रहे होंगे रनिंग में और सैगिंग में डिफरेंस क्या है। सैगिंग में क्या था, रनिंग में क्या था, पूरा का पूरा पेंट सरफेस ऐसे जा रहा था, लेकिन जो मेरे पास सैगिंग है ना, उसमें क्या हुआ, ऐसी ऐसी सरफेस बन रही है। एक पार्ट तो पूरा अच्छे से जमा हुआ है, एक पार्ट में छोटे छोटे पार्ट में ऐसे ऐसे पार्ट हो गया। दैट इज कॉल्ड द सैगिंग पार्ट। क्या बोलेंगे, इसी को हम सैगिंग पार्ट के नाम से जानते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द सैपोनिफिकेशन। क्या होता है सैपोनिफिकेशन? अब देखो सैपोनिफिकेशन जो होता है ना, बेसिकली वो आपके सीवेज पाइप के ऊपर या वाटर पाइप के ऊपर देखने को मिलेगा। आपने पेंटेड सरफेस किया, यहां पे क्रैक 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 बनना स्टार्ट हो गया। दैट इज कॉल्ड द सैपोनिफिकेशन। क्या होता है इसके अंदर, एक बार देख लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट पैचेस ऑन द पेंटेड सरफेस इज टर्म्ड एज द सैपोनिफिकेशन। इट इज ड्यू टू द केमिकल एक्शन ऑफ एल्कलीज। आपकी पेंट सरफेस के ऊपर यदि एल्कलीज ने अटैक कर दिया तो क्या होगा, जो क्रैक है ना वो आपको दिखाई देने लगेंगे। पेंटेड सरफेस के अंदर अडहेशन प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपके चिपक के बाहर निकलना स्टार्ट हो गया है। इसको क्या बोलेंगे, इसी को हम सैपोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। और ये आपके मेन पाइप के अंदर ज्यादा होती है, वाटर पाइप के अंदर, वाटर और सीवेज पाइप के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। ये आपको ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्रिंकलिंग के बारे में। When the horizontal surface is too thickly painted, the defect of wrinkling becomes the prominent। अब देखो क्या हुआ, आपने पेंट को चिपकाया लेकिन पेंट की प्लेन सरफेस नहीं बन पाई, ज्यादा पेंट यूज कर लिया और ऐसी डिफरेंट टाइप की व्रिंकलिंग, जैसे व्रिंकल आ जाता है ना, लोगों के गालों पे व्रिंकल आ जाते हैं, ठीक है, जब बूढ़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, धुरियां पड़ जाती हैं, ऐसे आपके पेंट के ऊपर क्या हो गया, पेंट के ऊपर ऐसी ऐसी सरफेस दिखाई देने लगती है, एंड दैट इज कॉल्ड द व्रिंकलिंग। इसी को हम व्रिंकलिंग के नाम से जानते हैं। When the horizontal surface is too thickly painted, the defect of wrinkling becomes the prominent। ठीक है ब्रो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वार्निश। ट्रांसपेरेंट पेंट में हम वार्निश की बात करते हैं। वार्निश जो हम बेसिकली यूज करते हैं वो क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, सरफेस क्लीन करने के लिए या फिर अपने फ्लोर फिनिशिंग करने के लिए भी हम वार्निश को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक रेजिन पाया जाता है, एक सॉल्वेंट पाया जाता है, एक ड्रायर पाया जाता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशंस को ही हम वार्निश का नाम देते हैं। तो ये आपसे पूछे कि बताओ वार्निश के अंदर कौन सा रेजिन पाया जाता है, तो बेसिकली कोपाल, लैक रेजिन, पाइन ट्री का पाया जाता है। सॉल्वेंट कौन से होंगे, लिंसेड ऑयल हो गया, एम्बर हो गया, कोपाल हो गया, ये पाया जाता है। ड्रायर, वार्निश के अंदर जब आप इसको लगाएंगे तो बाद में हम ड्रायर को भी यूज करेंगे ना ड्राइंग करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, लेथेरेज को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, लेथेरेज को यूज करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताओ इनमें से कौन सा ड्रायर है, इनमें से कौन सा सॉल्वेंट है, इनमें से कौन सा रेजिन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते। बात करेंगे डिस्टेंपर के बारे में। डिस्टेंपर क्या होता है, डिस्टेंपर में देखो क्या होगा, मेरे पास जो यहाँ पे बेस है ना वो मैं वाटर को यूज कर रहा हूँ, मेन जो क्वांटिटी है ना वो पानी है। पेंट के अंदर ये नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे डिस्टेंपर के अंदर जो हम मेरा बेसिक कांस्टेंट है ना वो पानी है, उस पानी को हम यूज कर रहे हैं। साथ में आपने चौक को यूज किया और पिगमेंट डाल दिया, पिगमेंट कोई नहीं, व्हाइट पिगमेंट ही है, ठीक है, हम यूज कर रहे हैं। दे आर टू बी मिक्स विद हॉट वाटर बिफोर यूज। बेस इसके अंदर क्या होता है, व्हाइट चौक होता है, और जो व्हीकल है जो सारे कंपोनेंट को मिला के चलेगा वो वाटर है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कौन सा होता है इसके अंदर, तो चौक से मिलके बना और पानी की हेल्प से मिलके बना, तो जो व्हीकल है, जो कैरियर है इसके अंदर वो वाटर है। प्लास्टर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, ध्यान रखना इंटीरियर सरफेस पे ही हम डिस्टेंपर को यूज करते हैं, आउटर सरफेस पे आप डिस्टेंपर को यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो सनलाइट है की वजह से बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हो जाएगा और इसके अंदर क्रैक बन जाएगा। तो इंटीरियर सरफेस जो एक्सपोज टू सन नहीं हो वहीं पे इनको यूज कर सकते। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट के। अलग अलग टाइप का पेंट अलग अलग वर्क के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं एल्यूमिनियम पेंट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। विजिबल इन डार्कनेस, ये क्या होता है, ये लाइटिंग प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत अच्छी होती है, रात को चमकता है ये पेंट, ठीक है। तो विजिबल इन डार्कनेस एंड शाइनिंग, वेरी हाई कवरिंग कैपेसिटी, गुड अपीयरेंस टू सरफेस, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इम्परवियस टू द मॉइस्चर, यूज फॉर मेटल एंड द वुड वर्क। मेटल और वुड वर्क के लिए हम इसी को यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करेंगे एंटी कोरोसिव पेंट के बारे में। एंटी कोरोसिव पेंट क्या होता है, ये लेड ऑक्साइड रेड का बना होता है, कंसिस्ट ऑफ ऑयल, स्ट्रिंग ड्रायर होता है इसके अंदर, चीप पाया जाएगा, लेस लॉन्ग और ड्यूरेशन पाया जाएगा। मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है कि हमें ना अपने पेंट को कोरोजन से बचाना है,
कोरोसिव रेजिस्टेंट बनाना। बेसिकली हम इसको स्टील में यूज करेंगे जहां पे कोरोजन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो लेड ऑक्साइड सबसे ज्यादा इसके अंदर यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि लेड ऑक्साइड इज यूज एज अ बेस इन द आयरन वर्क और स्टील वर्क के लिए हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब बात करेंगे एस्बेस्टस पेंट। एस्बेस्टस पेंट कौन से होते हैं? दिस इज अ पेक्यूलर टाइप ऑफ पेंट, इट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस विच आर एक्सपोज टू एसिडिक गैसेस, स्टीम, हाई रेजिस्टेंस ऑफ फायर। जो आपके आग को रोक सके, ऐसा पेंट जो आग को रोक सके, सबसे बेस्ट क्वालिटी आपकी एस्बेस्टस पेंट की ही होती है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बिटुमिनस पेंट के बारे में। बिटुमिनस पेंट कौन से होते हैं? रिप्रेजेंट ब्लैक अपीयरेंस एंड इट इज यूज्ड फॉर द पेंटिंग द आयरन वर्क। जो ब्लैक अपीयरेंस आती है यहाँ पे क्या करेगा, ये इसको वाटर रेजिस्टेंट बनाएगा, ठीक है, और इम्परवियस रहेगा हमेशा। और तीसरा, इसके अंदर क्या होता है, हम बेसिकली आयरन वर्क के लिए इसको यूज करते हैं। बात करेंगे सेलुलोज पेंट के बारे में। Not affected when the contact with not water surface. Painted with this paint can be washed easily. Duco paint are cellulose paint and it is used for the painting the motor car, aeroplane. आप सोच रहे होंगे जब आपकी गाड़ी बनी है तो गाड़ी पे एक पेंट किया गया है, वो पेंट कभी भी पानी से इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, टेम्परेचर से भी जो आप चल रहा है अभी उससे भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा पेंट लगाया गाड़ी के ऊपर कि वो इतना इम्परवियस है और पानी को भी रोक रहा है? दैट इज कॉल्ड द डूको पेंट। वैसे ये सेलुलोज पेंट ही होता है जो बहुत ज्यादा इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये आपके पानी को रोक सकता है और साथ में एक यूनिफॉर्म कलर भी विद स्मूथ सरफेस दे सकता है। दिख रहे हो आप, गाड़ी के अंदर जब हम उसको धो देते हैं तो क्या होता है, बहुत ही चमक जाती है एकदम, क्योंकि पेंट बड़ा स्मूथ है, स्मूथ सरफेस इसके अंदर पाई जाए। ठीक है ब्रो, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमेंट पेंट के बारे में। सीमेंट पेंट कौन सा होता है? डिजायरेबल टू द प्रोवाइड ऑन द रफ सरफेस, कंसिस्ट ऑफ द वाइट पेंट। ठीक है, क्या होगा, ये रफ सरफेस के लिए यूज किया जाएगा। इसके अंदर व्हाइट पेंट हम यूज करेंगे, पिगमेंट यूज करेंगे, एक्सलेटर को यूज करेंगे। आईएस कोड रिकमेंडेड फॉर द सीमेंट पेंट। सीमेंट पेंट के लिए आईएस कोड भी याद रखेंगे, एग्जाम में एक बार आया है, ठीक है, सीमेंट पेंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, 5410 आईएस कोड हम यहाँ पे यूज कर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमल्सन पेंट के बारे में। इमल्सन पेंट कौन से होते हैं? इजी अप्लाई एंड ड्राई क्विकली अबाउट 1.5 to 2 hours, बहुत जल्दी जम जाता है। इट कंटेन द बाइंडिंग मटेरियल सच एज अ पॉलीविनाइल एसीटेट, सिंथिक रेजिन दैट कैन बी कैरिड आउट बाय द ब्रश और स्प्रे गन। जब भी आप अपने पेंट को जल्दी जमाना चाहते हैं तो इमल्शन पेंट को यूज करिए, ठीक है। इमल्शन पेंट बेसिकली हम रेनी सीजन में भी यूज कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपके पेंट को ये जमा सकता है, ठीक है ब्रो, तो इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनेमल पेंट के बारे में। द पेंट इज अवेलेबल इन डिफरेंट कलर, it contained white lead or zinc white oil petroleum spirit and resinous material, it can be used both the internal external। इसको हम इंटरनल एक्सटर्नल वॉल के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऑयल भी यूज करेंगे, पेट्रोलियम स्पिरिट को यूज करते हैं। जो काम सेलुलोज पेंट करता है वो काम सब इनेमल पेंट भी करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑयल पेंट के बारे में। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द ऑयल पेंट शुड नॉट बी अप्लाइड ड्यूरिंग द ह्यूमिड एंड द डैम्प वेदर। डोर, विंडो, मेटल स्ट्रक्चर सबके लिए हम ऑयल पेंट को यूज करते हैं, शाइनिंग अच्छी होती है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसको हम ह्यूमिड या डैम्प कंडीशन में यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑयल पेंट यूज कर रहे हैं, एयर बबल बन सकते हैं। एयर बबल बनेंगे तो बबल आपका ट्रैप हो जाता है। जैसे क्या था, आपको पता था ब्लिस्टरिंग के अंदर क्या हुआ था, बबल्स यहाँ पे ना आपके फॉर्म हो गए, लेकिन वो मॉइस्चर बबल है। लेकिन यदि एयर बबल बन जाए ह्यूमिड की वजह से तो क्या होगा, ये आपके पेन के नीचे चिपक जाएंगे और हमेशा घूमते रहेंगे और आपकी सरफेस जो अपीयरेंस उसको खराब कर देंगे। इसीलिए हम बोलेंगे कि ऑयल पेंट को आप ह्यूमिड और डैम्प कंडीशन में यूज नहीं कर। नाउ वी डिस्कस द एल्यूमिनियम पेंट। ऑयल टैंक के अंदर, वाटर पाइप के अंदर, रेडिएटर के अंदर हम एल्यूमिनियम पेंट को ही यूज करते हैं। एल्यूमिनियम पेंट हमारा यूज होता है और एल्यूमिनियम पेंट के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, इसके अंदर रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है, रिफ्लेक्शन बढ़िया होता है। ऑयल टैंक के अंदर, वाटर पाइप के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो आपका पेंट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। जो मैंने आपको पढ़ाया पेंट में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। आपको सिर्फ 5 कॉन्स्टेंट जो पेंट है उसके नाम पता होना चाहिए, उनके एग्जाम्पल पता होना चाहिए, कौन सा बेस है, कौन सा व्हीकल है, कौन सा कैरियर है, कौन सा मैं यहाँ पे सॉल्वेंट यूज कर रहा हूँ, पिगमेंट कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, डिफेक्ट ऑफ पेंट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको बोलेगा कि ये हो रहा है पेंट में, बताओ कौन सा पेंट है, वो क्वेश्चन बनेंगे। और टाइप्स ऑफ पेंट आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर मैंने कौन सा बेस यूज किया। यदि मैं डिस्टेंपर यूज कर रहा हूँ तो बेस क्या है उसके अंदर व्हीकल क्या है। यदि मैं सीमेंट पेंट यूज कर रहा हूँ तो उसके अंदर व्हीकल क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका जो बिल्डिंग मटेरियल वाला चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है और 2-3 जो चीज़ें बची होंगी वो हम
क्वेश्चंस के थ्रू ही कंप्लीट कर लेंगे। यदि वो एसएससी में प्लेस में नहीं दिया हुआ है और एग्जाम में आ गया, उसको हम क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं डलवा दूंगा, कल आपको मिल जाएगी। जय हिंद।